बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो लोग मौलाना महमूद मदनी के ताल्लुक से कुछ नेगेटिव बातें कर रहे हैं, कोई उनको दलाल कह रहा है, कोई उनको कह रहा है कि पॉलिटिक्स उनको नहीं आती है वगैरह वगैरह, कोई कीचड़ उचार रहा है, किसी ने तो उनके जो साथ काम करने वाले हैं बहुत सारे लोगों ने इस्तीफा भी दे दिया है। आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि अल्लाह ने जो कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है, वला तख्फु मा लैसा लका बिही इल्म, कि तुम उस वक्त तक कोई फैसला और नजरिया कायम मत करो जब तक कि आपको उसका पूरा इल्म ना हो। अगर आपको उसका पूरा इल्म हो फिर आप कोई नजरिया कायम कर रहे हैं तो ये आपकी बात दुरुस्त है। अगर आपको पूरा इल्म नहीं है, आप कोई नजरिया कायम कर रहे हैं, ये आपकी बात दुरुस्त नहीं है, ये कुरान के खिलाफ है। तो मैं उन लोगों को ये बताना चाहता हूं, उन मुसलमानों को मैं ये बात समझाना चाहता हूं जो सिर्फ उतनी क्लिप को ही देखकर जो वायरल हो रही है ये फैसला कर रहे हैं कि महमूद मदनी गलत है। मैं ये नहीं कहता कि गलत है या नहीं है, मैं उसका फैसला नहीं करता हूं, लेकिन इतना मैं कहना चाहता हूं कुरान व हदीस की रोशनी में जब तक आपको पूरा इल्म ना हो, आप मौलाना महमूद मदनी का पूरा इंटरव्यू नहीं देख लेते हैं, उस वक्त तक आप फैसला नहीं कर सकते हैं। आपने अगर पूरा इंटरव्यू देखा है फिर उसके बाद आपने कोई नजरिया कायम किया है, ये आपका दुरुस्त है। और अगर आपने इंटरव्यू नहीं देखा है, सिर्फ लोगों में एक वायरल चीज हो रही है, उसको आपने सुन लिया और उसके ऊपर फैसला कर लिया, ये आपकी बेवकूफी है और ये कुरान व हदीस के खिलाफ भी हो सकता है। आप बगैर वजह के गुनाह में मुब्तला हो जाएंगे। वाकई किसी खतरे में आपको लगता है मोदी राज में? आसान होता है लोगों को खतरा दिखाकर डरा कर अपने साथ लेना। लोगों को ऐसा लगने लगा है कि भाई मुसलमान तो सबसे बड़ा नासूर है, अब उस नासूर को कैसे निकालोगे। नरेंद्र मोदी के शासन में अगर आप देखेंगे तो जितनी शांति है उतनी कांग्रेस कभी नहीं दे पाई, लेकिन फिर भी मुसलमान कांग्रेस के लिए तो अच्छा सोचता है। मुझे नहीं लगता नरेंद्र मोदी के लिए ज्यादा अच्छा सोचता है। दंगे होना ना होना डिपेंड करता है स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर, इसमें सेंटर का एक हद तक बस दखल होता है। लोग पूछेंगे कि मॉब लिंचिंग के लिए मोदी जिम्मेदार? नहीं, हम तो मोदी को तो कहीं नहीं रहे। नहीं, लेकिन मैंने जब शुरू में पूछा कि मोदी राज में क्या मुसलमान खतरे में, आपने कहा कि लगता है क्योंकि मॉब लिंचिंग की घटनाएं बढ़ी हैं। तो मॉब लिंचिंग के लिए भी राज्य सरकारों को फिर जिम्मेदार रहना हो। बीजेपी शासित राज्य बढ़े हैं और देश भर में दंगों की घटनाएं कम हुई, जो कि आंकड़े कह रहे हैं। तो इसका मतलब नरेंद्र मोदी जो एक तरीके से बीजेपी का नेतृत्व कर रहा है, वो मुसलमानों को साथ लेके चल रहे हैं, हिंदुओं को साथ लेके चल रहे हैं और दंगे कम होने दे रहे हैं। इसका मतलब मुसलमान मोदी राज में ज्यादा सेफ हो सकता है। नुपुर शर्मा का केस हुआ, उसी दौरान अगर आप देखेंगे बहुत सारे लोग शिवलिंग का मजाक उड़ा रहे, उनको भी सजा होनी चाहिए। नुपुर शर्मा पे तो एक्शन हो गया, लेकिन नुपुर शर्मा के साथ उसी डिबेट में एक और व्यक्ति बैठे, उनको भी होना चाहिए, लेकिन वो व्यक्ति तो डिबेट घूम रहे हैं। भैया ये मेरा काम है एक्शन लेना, ये एक्शन लेना तो एजेंसीज का काम है। असदुद्दीन ओवैसी कह देते हैं कि मोदी योगी हमेशा नहीं रहेंगे, वो चले जाएंगे मठ में, वो चले जाएंगे गुफा में, उसके बाद तुम्हें कौन बचाएगा। क्या ये सुनकर कोई भी आदमी ये नहीं सोचेगा कि इनका क्या प्लान है भाई? तो रजाकारों ने यही सब तो किया था। अगर आप ये कहेंगे कि स्पेशल कंडीशन अगर हो तो सारे के लिए, हिंदू के लिए भी कर दो, मैं तो यही कहूंगा। तो फिर पॉपुलेशन बढ़ेगी ना? नहीं बढ़ेगी, वो तो हिंदू की भी बढ़ेगी। यही तो गलत बात है ना। नहीं मतलब बढ़ेगी, शादी करेंगे लेकिन बच्चा नहीं करेंगे, ऐसा कैसे भाई? कितना भी बच्चा कर ले। हमारे साथ एक एग्रीमेंट हुआ है, हमने एक एग्रीमेंट के तहत इंडिया को चूज किया है, वो संविधान बना है। नहीं, अब मुझे इस पे आपत्ति। हमारे साथ कौन सा एग्रीमेंट हुआ मुसलमान? हम संविधान को एक एग्रीमेंट समझते हैं। 1947 में तो संविधान बना ही नहीं था, तो आपने कौन सा एग्रीमेंट किया था? एक जो डिस्ट्रिक्ट जज है वो होता है, दो और लोग जोड़े जाते हैं उसके साथ, उससे वक्फ ट्रिब्यूनल बन जाता है। अब डिस्ट्रिक्ट जज के ऊपर भरोसा नहीं करेगा इंडिया, तो किसके ऊपर भरोसा करेगा? जब डिस्ट्रिक्ट जज पे इतना ही भरोसा है तो वो दो मुसलमान क्यों जोड़ते हैं? कि मुसलमान को हर चीज अलग मिली क्यों है और उसको वो रखनी क्यों है? भाई वो खुद कहे, भाई सब सारे लोग जिस तरह से केस लड़ रहे हैं हम भी लड़ेंगे, हमको वक्फ ट्रिब्यूनल नहीं चाहिए, हटाओ इसको। हमारे लिए स्पेशल होना चाहिए, हम कमजोर हैं। कैसे? सोल्यूशन थोड़ी हुआ कि हम 4 शादी नहीं छोड़ेंगे, तुम सब 4 शादी शुरू कर दो। हम 3 तलाक नहीं छोड़ेंगे, तुम सब 3 तलाक शुरू कर दो। हम जो है वो वक्फ ट्रिब्यूनल नहीं छोड़ेंगे, बाकी सबका भी ट्रिब्यूनल बना दो। ऐसा सेक्युलर देश जो है, क्या उसमें ये व्यवस्था हो सकती है? जो आपके व्यूअर्स हैं उनको लगेगा हाँ भाई आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। एक ऐसी कौम जो इतनी पिछड़ी और गरीब है, वो इतनी जमीन कैसे दान कर रही है इस देश में? कैसे कर रही है आप बताइए। अरे मैं कैसे बताऊं? मेरा कॉन्टेक्स्ट देश का है, आपका कॉन्टेक्स्ट आप मुझे लग रहा है मुसलमान के हिसाब से सोच रहे हैं। मैं वक्फ के हिसाब से सोच रहा हूँ। तो वक्फ तो मुसलमानों के लिए ना, मेरे लिए नहीं, मेरे लिए नहीं है, आपके लिए है। जो एनआरसी आई नहीं उसका आनी चाहिए, आनी चाहिए। हाँ बिल्कुल आनी चाहिए। बिल्कुल अन्याय किया, न्याय नहीं किया, ये भी छोटा जुमला है, सही जुमला यही कि अन्याय किया। फिर भी मुसलमान तो वोट उन्हीं को देता है, मोदी को तो नहीं देगा। मोदी लेना नहीं चाहता। मुझे लगता है मुसलमान को थोड़ा बाबू शोना करने वाले लोग पसंद आते हैं, भले वो अन्याय कर रहे हैं। सर दुनिया भर की इस्लामिक कंट्रीज में जो उनका हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो नरेंद्र मोदी को मिल जाता है, अपने यहाँ के मुसलमान का वोट नहीं मिलता है। इतना खराब है मोदी।
नमस्कार, टॉप एंगल विद सुशांत सिन्हा में आपका बहुत स्वागत है। टॉप एंगल, जहां हम किसी भी विषय को थोड़ा टॉप एंगल पर जाकर देखने का प्रयास करते हैं, ताकि आप ऊपर से जब चीज़ों को देखें तो समग्र तौर पर देख पाएं, वृहद तौर पर तस्वीर देख पाएं और ऐसी चीज़ें जो अमूमन नहीं दिखती हैं उसको देखें और समझें। आज हमारे साथ जो टॉप एंगल में मेहमान हैं वो हमें देश की सियासत में मुसलमानों का योगदान, देश में भारत के मुसलमानों का योगदान, भारत के मुसलमानों की स्थिति वगैरह वगैरह तमाम जितने विषय हैं, जो कंट्रोवर्सीज हैं, सब कुछ लेकर उस पर हमें टॉप एंगल से देखने में हमारी मदद करेंगे। हमारे साथ महमूद मदनी साहब मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मदनी साहब जो हैं वो बड़े इस्लामिक स्कॉलर हैं, जमीयत उलमाए हिंद के प्रेसिडेंट हैं और एक संस्था है जो सर्वे कराती है दुनिया भर में, उसमें 500 सबसे प्रभावशाली मुसलमानों में इनकी रैंकिंग अब बढ़ते बढ़ते 16वें नंबर पर आ गई है। इतने प्रभावशाली व्यक्ति कैसे होते चले गए सर आप? मैं तो बिलीव नहीं करता कि मैं प्रभावशाली हूँ। छोटा सा वर्कर हूँ, काम करने की कोशिश करता हूँ और इस बात की कोशिश रहती है कि तोड़ने से ज़्यादा जोड़ने पे काम किया जाए। तो बस वही अपना मिशन वही है, उसी पे चल रहा है काम। मंदी जी, जो एक बड़ा नैरेटिव इस पूरे 10 साल में नरेंद्र मोदी की सरकार में चला, मैं वहीं से शुरू करना चाहूँगा कि मुसलमान जो है ना नरेंद्र मोदी के राज में खतरे में है, तकलीफ में है। आपको तो मैं देखा, अभी आप बिना किसी सिक्योरिटी के घूम रहे हैं, इतने इन्फ्लुएंशियल मुसलमान होकर भी। क्या मुसलमान वाकई किसी खतरे में आपको लगता है मोदी राज में? देखिए, अगर एक जनरल बात करेंगे आप तो ये बात आपकी सही है। ये पॉलिटिक्स का गेम है। आप सोच सकते हैं कि हिंदुत्व और हिंदू इस मुल्क में ख़तरे में है? कभी सोच सकते हैं? लेकिन ये नैरेटिव भी सेट किया जाता है बराबर, क्योंकि आसान होता है लोगों को ख़तरा दिखाकर, डरा कर अपने साथ लेना। तो ये दोनों तरफ है। अलबत्ता पिछले कुछ सालों में लगातार इंसिडेंट्स बढ़े हैं और उन इंसिडेंट्स को डील करने का लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज का जो तरीका रहा है वो भी उसको डील करने वाला नहीं रहा है। ये शिकायत है। कहीं ये शिकायत हो सकता है नाजायज़ भी हो और कहीं जायज़ भी होगी। तो हमारा कहना यह है कि कानून की हुकूमत होनी चाहिए। जैसे कोई उदाहरण आपको जिसमें लगता हो कि आप कह रहे हैं कुछ इंसिडेंट मुसलमानों के खिलाफ बढ़े हैं, जैसे क्या? जैसे मॉब लिंचिंग के इंसिडेंट्स बहुत हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा हुए हैं। हाल फिलहाल में तो मुझे सिर्फ अभी हरियाणा में हुआ है। हाँ। कि लोगों का पेशेंस कम हो गया है। उसमें हिंदू मुसलमान नहीं है, उसमें सब हैं। छोटी सी बात पे गुस्सा हो जाएंगे और गुस्सा फिर उतरेगा हाथापाई पे। हाथापाई में कई मरतबा लोग मारे जाते हैं। एक ये जनरल है। फिर एक स्पेसिफिक है, मकान नहीं लेने देंगे, किराए पे नहीं रहने देंगे, अपने मोहल्ले अलग कर लो। इस तरह के जो वाक़यात हो रहे हैं, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में उन वाक़यात के भी नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ऐसा समझता हूँ कि इंडियंस की मेजॉरिटी वो साइलेंट है। अच्छी चीज़ देखेंगे खुश भी हो जाएंगे, ताली बजाएंगे। बुरी चीज़ देखेंगे गुस्से में भी आ जाएंगे, मार पिटाई भी कर लेंगे, आग उग भी लगा देंगे। ये मेजॉरिटी है। तो मुसलमानों के ऊपर भी जिम्मेदारी होती है कि इस मेजॉरिटी को अच्छी बातें दिखाना और अच्छी बातें करना, अच्छे एटीट्यूड के साथ रहना। और जो ऐसे लोग हैं जो कभी माफ़ नहीं करेंगे, सब जगह है वो बहुत माइनॉरिटी में है। अगर मैं अपने हिंदू भाइयों के बीच की बात करूं, अलबत्ता वो दिखते बहुत बड़े हैं, उसमें मीडिया का भी बड़ा रोल है। शायद सबसे बड़ा रोल में मीडिया का है। मीडिया ने एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी है, मेन स्ट्रीम मीडिया ने,
कि लोगों को ऐसा लगने लगा है कि भाई ये मुसलमान तो सबसे बड़ा नासूर है। अब उस नासूर को कैसे निकालोगे? नासूर तो एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज नहीं किया जा सकता, मुश्किल है इलाज, काटना ही पड़ेगा। ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जा रही है। मंत्री साहब, जो आपने मीडिया को लेकर कहा, मैं उस पर आऊँगा, लेकिन उससे पहले अगर हम इसकी बात करें कि क्या नरेंद्र मोदी के शासन में, जैसे आपने कहा कि मॉब लिंचिंग की घटनाएं हो गई, लेकिन अगर आप इसको दूसरी तरीके से देखें, मैं ये नहीं कह रहा कि मॉब लिंचिंग की घटनाएं नहीं हुई, लेकिन नरेंद्र मोदी जब सत्ता में नहीं थे उसके पहले अगर आप उठा के देखें, आज़ादी से लेकर और इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और कांग्रेस के शासन में, उस समय जितने हिंदू मुस्लिम के दंगे हुए, उस तरीके के दंगे आज नहीं हो रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी के शासन में अगर आप देखेंगे तो जितनी शांति है उतनी कांग्रेस कभी नहीं दे पाई, लेकिन फिर भी मुसलमान कांग्रेस के लिए तो अच्छा सोचता है। मुझे नहीं लगता नरेंद्र मोदी के लिए ज़्यादा अच्छा सोचता है। वो ये सोचने की बात आप कर रहे हैं ना, ये बड़ा टेढ़ा है मामला, क्योंकि ये सोचना एक तरफ से कैसे हो सकता है। हम आप बैठे हुए हैं, हाँ। अगर मैं एक एटीट्यूड के साथ आपके साथ बैठूंगा तो हमारी आपकी बात तो नहीं हो पाएगी ना। हमारे आपकी बात करने का मकसद बात करना है, और मेरे नज़दीक हमेशा बात करने का मकसद होता है कि हम कुछ हासिल करके उठें, कुछ आपसे सीख के उठें, कुछ आप हमसे एक, आज जैसा कि आपने इंट्रोडक्शन में कहा कि एक वो पहलू जो नज़र से उझल रह गया, हंगामे की नज़र हो गया, उस पर हो जाए। तो जब आप देखेंगे इसको तो ये एक तरफा नहीं है मामला, दो तरफा है। और इसमें पहली जिम्मेदारी, पता नहीं क्यों मुझे लगता है, मे बी आई रॉन्ग, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पहली जिम्मेदारी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की है, उनकी है जो सत्ता में है। वो क्या नहीं कर रहे जिम्मेदारी के तौर पर? अच्छा, पहले तो ये बताइए, आपके हिसाब से दंगे कम हुए हैं मोदी राज में? हो सकता है, स्टैटिस्टिक्स ये कहते हैं। बिल्कुल हो सकता है। अगर आप वो 10 साल दे, एक तो ये कि दंगे होना ना होना ये डिपेंड करता है स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर। इसमें सेंटर का एक हद तक बस दखल होता है, कोई एडवाइजरी जारी कर सकते हैं, फलां है फलां। तो सर, इसमें फिर लोग पूछेंगे कि मॉब लिंचिंग के लिए मोदी जिम्मेदार? नहीं, हम तो मोदी को तो कहीं नहीं रहे। नहीं, लेकिन मैंने जब शुरू में पूछा कि मोदी राज में क्या मुसलमान खतरे में, आपने कहा कि लगता है क्योंकि मॉब लिंचिंग की घटनाएं बढ़ी हैं, तो मॉब लिंचिंग के लिए भी राज्य सरकारों को फिर जिम्मेदार देना होगा। हाँ, बिल्कुल ठीक कह सकते हैं। अगर उस कॉन्टेक्स्ट में वहाँ ये बात है तो यहाँ भी यही बात है। बिल्कुल सही बात है कि वो उसको जो मॉब लिंचिंग के इंसिडेंट्स हरियाणा में हो रहे हैं तो हरियाणा गवर्नमेंट जिम्मेदार होगी, अब वो चाहे बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो, जिसकी भी होगी। इससे बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि जब आप पिछले 10 सालों के इंसिडेंट्स को देखेंगे और उससे 10 सालों के इंसिडेंट्स को देखेंगे तो शायद यकीनन कम मिलेगा। तो इस माने कर आप कह सकते हैं कि बेहतर होगा। और अगर देश भर में बीजेपी शासित राज्य बढ़े हैं और देश भर में दंगों की घटनाएं कम हुई हैं, जो कि आंकड़े कह रहे हैं, तो इसका मतलब नरेंद्र मोदी जो एक तरीके से बीजेपी का नेतृत्व कर रहे हैं, वो मुसलमानों को साथ लेके चल रहे हैं, हिंदुओं को साथ लेके चल रहे हैं और दंगे कम होने दे रहे हैं। इसका मतलब मुसलमान मोदी राज में ज़्यादा सेफ है। हो सकता है इस नज़रिए से अगर आप देखेंगे तो शायद बेहतर होगा, लेकिन मुल्क के लिए, मुल्क बनाने के लिए, मुल्क चलाने के लिए जो 4-5 बुनियादी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, संविधान ने चीज़ें दी हैं, उसमें जस्टिस है, उसमें इक्वल अपॉर्चुनिटी है, उसके अंदर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, वो सारी चीज़ों को मिला करके देखना होगा। लेकिन हाँ, ये ठीक है, बिल्कुल सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बता रहे हैं कि दंगे बड़े दंगे नहीं हुए। आपका तो इतना लंबा करियर रहा है और आप समाज सेवा में भी बहुत इन्वॉल्व रहते हैं, इसलिए आप बेहतर देख सकते हैं और जान सकते हैं बाकी लोगों के मुकाबले कि जो मुसलमानों की हालत पिछले आज़ादी के बाद से 75 साल में अगर हम देखें जो रही है, उसमें अगर आप देखें नरेंद्र मोदी के राज में 10 साल में मुसलमानों को सबसे ज़्यादा घर मिले हैं, शौचालय मिला है, सिलेंडर मिला है, स्कॉलरशिप
जो बच्चों को पढ़ने के लिए मिली है मुसलमानों को, वो मनमोहन सिंह के राज से ज्यादा मिली है। किसने बता दिया आपको? सर स्टैटिस्टिक है सर, आंकड़े हैं सर। नहीं, आंकड़े किसी डिपार्टमेंट ने अपने आंकड़े दिए ही नहीं। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, आप मुझे ये आंकड़े दीजिए, मैं आपको दूंगा सर। हमने पाठशाला में भी ये दिखाया और हर जगह मैं आपको दिखा रहा हूं। क्या मुसलमानों, अच्छा चलिए थोड़ा सा आंकड़े छोड़ देते हैं, आप तो इतना घूमते हैं। क्या मुसलमानों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर नहीं मिल रहा? देखिए, जब आप ये कहेंगे कि ज्यादा मिले हैं तो ये सवाल आएगा कि स्टैटिस्टिक चाहिए। मैं आपको स्टैटिस्टिक्स भेजूंगा। हाँ जरूर। ये सवाल है, एक बात है। दूसरी एक जनरल बात है आपकी, तो मैं इस बात को हमेशा सराहने की कोशिश करूंगा ईमानदारी के साथ कि अगर कोई चीज मिल रही है और खासतौर से स्टैटिस्टिक्स अगर आ जाते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, इसमें ये एहसान नहीं, लेकिन फिर भी अगर सेग्रीगेट करके नहीं दिया जा रहा है और सबको इक्वल तरीके से मिल रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है, ये सराहनीय बात है, इसको वेलकम किया जाना चाहिए। एक और बात है, अगर इसको वेलकम नहीं किया जाएगा तो ये बड़ी नाइंसाफी होगी, बिल्कुल बहुत नाइंसाफी होगी, अन्याय होगा ये। नहीं, और ये इसलिए भी अन्याय होगा क्योंकि जो एक बड़ा वर्ग मुसलमानों का ये माने बैठा है कि हम खतरे में हैं, हम मुश्किल में हैं, हम तकलीफ में हैं, क्योंकि मोदी। बड़ा वर्ग मुसलमानों से ज्यादा तो अदर्स में बहुत बड़ा वर्ग है जो ये मान के बैठा हुआ है कि बस मुसलमान तो अब ये टेक ओवर करने नहीं, ये तो लेकिन ऐसा प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है और लोग उसके शिकार हो रहे हैं। उस प्रोपेगेंडे को चलाने की वजह तब आती है ना सर, जब कोई रामनवमी की यात्रा निकले और उस पर पत्थर चल जाए, या कोई सरतन से जुदा के नारे लगाए और उसका जो है पूरा मुस्लिम समाज कंडेम ना करे। आप कर दें, लेकिन सारे लोग नहीं करते सर। नहीं, एक आदमी का नाम बताइए जिसने उसे कंडेम ना किया हो। सर बड़ा वर्ग बताइए। मैं तो कह रहा हूं इसमें बहुत डिसएग्रीमेंट है मेरा आपके साथ। मैं ये कह रहा हूं कि एक सेकंड, सरतन से जुदा वाला जो नारा निकला था, उस नारे को अपोज मुसलमानों में डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट है, हिंदुओं में भी है, ऐसे ही मुसलमान भी है, इंडिया का बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट है। लेकिन शायद इसको मैं मोस्ट फॉर्चुनेट चीज मानूंगा, हर स्कूल ऑफ थॉट ने, इसमें कुछ नरम है, कुछ थोड़ा गर्म है, दोनों तरह के लोग हैं। सब लोगों ने अपने अपने प्लेटफॉर्म से इसको अपोज किया है, कंडेम किया है और कहा है कि ये बिल्कुल इस तरह से नहीं होना चाहिए। अलबत्ता सरकार से सबने डिमांड की है कि इस पर सख्त सजा होनी चाहिए। कहां पे? दोनों पे, इस तरह करने वालों पर भी, और ये नौबत आई कि लोगों को ये कहने का मौका मिले उस पर भी। अब देखिए, आप पिछले 5 सालों से हम इस बात को कह रहे हैं कि जितने रिलीजियस प्रतीक हैं, जितने रिलीजन हैं कंट्री में, हम धर्मों का मुल्क है, धार्मिक देश है और धर्मों का मुल्क है ये, जितने धर्मों के चिन्ह हैं या उनकी शख्सियात हैं, बड़े लोग हैं, उनके बारे में अगर कोई अपशब्द कहे जाएं, या किताबें हैं, बुक्स हैं, उनके बारे में कोई अपशब्द कहे जाएं तो उनके लिए सख्त कानून होना चाहिए। पर सर इसमें मेरा अब 2 प्रश्न है। एक तो पहले मैं आपको एक स्टैटिस्टिक जो अभी है मेरे पास वो दे देता हूँ, बाकी भेज दूंगा कि UPA 2 के ज़माने में अगर आप देखेंगे जो मुस्लिम बेनिफिशरीज थे स्कॉलरशिप के, वो 2,33,00,000 थे, और नरेंद्र मोदी के सरकार में जो है वो 2,37,00,000 है। तो ना तो कम हुआ बल्कि और बढ़ी गया। नहीं, लेकिन ये कितने पीरियड में और वो कितने पीरियड में? दोनों 5 साल का बता रहा हूँ, UPA 2 का बता रहा हूँ और फिर नरेंद्र मोदी की सरकार का बता रहा हूँ। उसके बाद मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आपने कहा कि नरेंद्र मोदी सीरियसली मान लीजिए इन चीज़ों को नहीं ले रहे। इससे ज़्यादा सीरियसनेस क्या होगी कि नुपुर शर्मा के मामले में जब हंगामा हुआ तो नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी ने नुपुर शर्मा पे एक्शन लिया। एक्शन तो लिया है, इससे मैं एग्री करूंगा, लेकिन इसमें मेरा एक ऑब्जर्वेशन भी है। 2 बातें हैं, एक तो एक्शन लेने में देर हुई है, दूसरी बात यह है कि जिस तरह का एक्शन मैं बात कर रहा था अभी थोड़ी देर पहले, जिस तरह के एक्शंस की, और जो मैं देखिए इंडिविजुअल के साथ कुछ हो, जैसे मैं कुछ गलत करूं, मेरे साथ कुछ होना चाहिए, वो एक बात है। और एक बात है
कितना होना चाहिए वो एक बात है, और सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि एक सिस्टम इवॉल्व होना चाहिए कि हम इस तरह की हरकत गीता के बारे में, कुरान के बारे में, गुरु ग्रंथ का साहब के बारे में, बाइबल के बारे में, फला फला, या इन शख्सियात के बारे में जो जिनके साथ हम लोग बिलोंग करते हैं। हम लोगों से मुराद मैं सिर्फ अकेला नहीं बल्कि पूरे इंडियंस जो हैं हमारे, कानून बनाया जाना चाहिए। मैं बार बार कानून की वकालत क्यों कर रहा हूं कि हमारी सुप्रीम कोर्ट ने भी 2-2 मरतबा कहा है, तो वो एक होना चाहिए, अभी भी मौका है। अगर उसमें जैसे अगर हम देखें कि जब नुपुर शर्मा का केस हुआ उसी दौरान अगर आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग शिवलिंग का मजाक उड़ा रहे थे, उनको भी सजा होनी चाहिए, बिल्कुल उनको माफ नहीं किया जाना चाहिए। इसीलिए कहता हूं एक्ट होगा तो हर एक आदमी को बोलने से पहले 100 मरतबा, महमूद को 100 मरतबा सोचना पड़ेगा कि मैं शिवलिंग के बारे में कैसे बात करूंगा, किस लहजे में बात करूंगा। लेकिन मेरा प्रश्न तो यह है कि नुपुर शर्मा पे तो एक्शन हो गया, लेकिन नुपुर शर्मा के साथ उसी डिबेट में एक और व्यक्ति बैठे हुए, उनको भी होना चाहिए था। लेकिन वो व्यक्ति तो डिबेट घूम रहे हैं। भैया ये मेरा काम है एक्शन लेना, नहीं, ये एक्शन लेना तो एजेंसीज का काम है, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज का काम है, उन्हें एक्शन लेना चाहिए था। हाँ, अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन का बंदा होता, मैं उसको निकालता नहीं, उसको अपने साथ लिए फिरता, गोद में लिए रहता, तो मुझे जरूर आप मुझसे सवाल करते। आपका ये पॉइंट तो सही है कि उस पर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन उसी तरह से प्रश्न ये भी है कि उसका समाज में बॉयकॉट क्यों नहीं हुआ कि तुम हिंदू भाइयों के लिए ऐसा कैसे बोल रहे हो? मैं बताऊं आपको, जितनी डिबेट होती है, हर डिबेट के बारे में पिछले 3 साल से सारी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस ने ये फैसला किया हुआ है कि न डिबेट में जाएंगे न किसी को भेजेंगे, सबको मना कर रखा है। अब क्या करते हैं, किसी नाई को बाल बनाने वाले को दाढ़ी देखी, सर पे टोपी पहना के लाके बिठा लेते हैं, और वो जो उससे बकवास करवाते हैं, माफ़ी के साथ, मैं बहुत रिस्पेक्ट के साथ ये बात कह रहा हूँ कि जितने लोगों ने जो कुछ किया है, 5-7 बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है इस मुल्क में मुसलमानों की, और जो अलग अलग मैंने का सेक्ट बताए थे कि डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट हैं, उनमें से जो बड़ी लोग हैं, दरगाहें हैं, बड़े मदरसे हैं, बड़ी तंजीमें हैं, किसी का कोई ओहदेदार हो, पदाधिकारी हो, ये तो बीजेपी की सीनियर पदाधिकारी थी, एक स्पोक्स पर्सन थी, ऐसा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कोई आदमी हो और उसने इसकी आधी चौथाई भी बदतमीजी कर ली हो। मैं एक बात बताता हूं, हमारे नबी ने कहा, अगर तुम अपने माँ बाप को, बड़ों को गाली मत बकना, कभी गाली मत बकना, बुरा मत कहना, मजाक मत उड़ाना, ये जो, तो उन्होंने कहा कि अपने बड़ों को कौन गाली बकता है? कहा तुम दूसरों के बड़ों को गाली दोगे तो तुम्हारे बड़ों को गाली मिलेगी। यानी समझाने का एक खूबसूरत तरीका था कि देखो अपने बड़ों की इज्जत, कहते हैं ना अपनी इज्जत अपने हाथ, हमारे यहाँ कहावतें मशहूर है अपने भारत की है, अपनी इज्जत अपने हाथ है, तो हुक्म है उनका, हम किसी का अनादर नहीं कर सकते। हाँ, ये डिबेट हमारे आपके बीच में हो सकती है। सर, आपकी मैं बात से सहमत हूं, लेकिन जो व्यक्ति उस कार्यक्रम में थे वो कोई नाई की दुकान नहीं चलाते, वो बड़े व्यक्ति हैं, आपको भी पता है। दूसरा, क्या असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी कोई छोटे व्यक्ति हैं? अकबरुद्दीन ओवैसी अगर ये कहते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो और हम दिखा दें, बात चल रही थी उसकी, अभी इसके नहीं, ऊपर इसके ऊपर आएंगे तो ये इससे दूसरा बिल्कुल अलग सब्जेक्ट है। नहीं, अलग सब्जेक्ट इसलिए नहीं सर, मैं आपको बताता हूं। देखिए सर, अभी बात चल रही है, अचानक आपने वो ट्रैक चेंज किया है, अच्छी बात है, मैं उस पर भी बात करूंगा। ये अभी बात चल रही है बड़े लोगों का अनादर करने की, या बड़ी किताबों का, धार्मिक चिन्हों का, ये एक सब्जेक्ट है पूरा। ये इस सब्जेक्ट के ऊपर जब बात हो रही है तो मेरी राय सुनेंगे आप। मेरी राय ये है, कानून बनना चाहिए और ऐसी सजा हो कि उन्हें जमानत ना मिले, कोई हो, अगर कोई गीता की या शिवलिंग की या फला जो बहुत सारे चिन्ह हैं ऐसे जिनका मजाक उड़ाया जाने, आदमी समझेगा मैं उड़ा सकता हूं, मैं इसको बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हूं। ये मेरा मुल्क है, आप इसको बर्बाद करने पे तुले हुए हैं, कैसे होगा? कोई हो, मेरा भाई हो, उसको माफ नहीं किया जाना चाहिए, सजा होनी चाहिए, और स्पेशल कोर्ट से सजा होनी चाहिए। यानी स्पेशल कोर्ट से मुराद यह है कि उसको जल्दी से जल्दी सजा हो जाए, पकड़ा जाए, जल्दी से जल्दी सजा हो जाए, ये नौबतें नहीं आनी चाहिए कि उसको जमानत मांगनी पड़े।
फास्ट ट्रैक जिसे कहते हैं। तो इस पे तो बिल्कुल मैं समझता हूँ आपको इससे सहमत होना चाहिए। नहीं, मैं तो सहमत हूँ। हाँ, मैं सहमत कहाँ कह होना रहा हूँ, चाहिए मैं तो गलत कि वो कहीं कानून की हुक्मरानी होगी इस मुल्क में, किसी को खेल नहीं करने दिया जाएगा। बिल्कुल। और मैं ये भी कहूंगा सर कि जब नुपुर शर्मा का केस आता है तो लोग कहते हैं कि वो फैक्ट बोली नहीं बोली, ये छोड़िए, इमोशंस हर्ट हुए, इस पर आपको जाना चाहिए। लेकिन जब हिंदू का मामला आता है तो फैक्ट्स, फिगर्स, नो, इनकी बात होने लगती है। कोई बात नहीं, अगर वहाँ- इमोशंस हर्ट हाँ, हो रहे हैं और वो कोर्ट का काम है, वो कोर्ट देखेगा कि आपने कहां कहा है, क्या कहा है, कहीं ट्विस्ट तो नहीं किया गया है, कोर्ट देखेगा। पर सजा देने के लिए एजेंसियों को मतलब कानून होना चाहिए। आपको सबको इस मिल करके डिमांड करनी चाहिए और ताकत लगानी चाहिए इसके ऊपर, कानून बनाइए। ठीक है। हम अपने मुल्क को, अपने जब देश हम के साथ खिलवाड़ सेंटिमेंट नहीं की होने बात देंगे। करते हैं, सेंटिमेंट इससे भी सर हर्ट होता है, जो आपने शुरू में कहा था कि माहौल ये बनाया जा रहा है कि मुसलमान तो जैसे सब कब्जा सब कब्जा कर लेगा। लेकिन जैसे अब ये बयान होता है कि 15 मिनट पुलिस हटा लो, या ओवैसी असदुद्दीन ओवैसी कह देते हैं कि मोदी योगी हमेशा नहीं रहेंगे, वो चले जाएंगे मठ में, वो चले जाएंगे गुफा में, उसके बाद तुम्हें कौन बचाएगा। क्या ये सुनकर कोई भी आदमी ये नहीं सोचेगा कि इनका क्या प्लान है भाई? देखिए, मैं उनको डिफेंड नहीं करना चाहता, पर ये गलत है वो ऐसा बोल रहे हैं तो? हाँ, एक सेकंड, जरा सा मैं थोड़ा सा इसमें मेरा कुछ एक ऑब्जर्वेशन वो कर दूं थोड़ा सा। एक बात ये कि हरगिज़ हम उनको, किसी को भी किसी ने ऐसे जुमले कहे हैं तो उसको डिफेंड नहीं किया जा सकता, एक बात यह। दूसरी बात यह है कि मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब को जहाँ तक जानता हूँ 100% उनसे डिसएग्री करता हूँ, उनके पॉलिटिक्स से, पॉलिटिकल अप्रोच से भी डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि उनकी पॉलिटिकल अप्रोच उस पॉलिटिकल अप्रोच को सपोर्ट करती है जो बांटने वाली है, और उससे उनको भी कुछ फायदा होता है, दूसरों को उससे भी ज्यादा फायदा होता है। तो ये उनकी पॉलिटिकल अप्रोच की बात, अपना डिसएग्रीमेंट शो करता हूं। इसी के साथ ये कहना चाहता हूं आपसे, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, वो पाकिस्तान गए थे, पुरानी बात हो गई है, कुछ साल पुरानी बात हो गई, और वहाँ उनसे इसी तरह का सवाल किया गया था, जहाँ उनको, जैसे आपने मुझसे सवाल किया इंडिया में मुसलमानों की क्या सिचुएशन है, फलां है फलां, इसी तरह का उनसे कुछ सवाल किया गया था। ऐसा दो को ब्लंट जवाब दिया था उन्होंने, रिकॉर्ड किए जाने के काबिल है। तो सारी चीज़ों को मिला के देखा जाएगा। जहाँ तक उनके भाई का ये था कि 15 मिनट के लिए हटा दो, तो ये बांटने वाले लोग हैं, इस पर तो उनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए था, सजा होनी चाहिए थी। वही कहता हूँ, अगेन फिर उसी जगह पे आ जाऊंगा मैं, बिल्कुल ये भड़काऊ बात है, नफरती बात है, और इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। लेकिन सर उन्हीं के पीछे इतनी मुसलमानों की भीड़ भी तो खड़ी होती है, वो खुश होती है, वो ताली मारती है जब वो कहते हैं 15 मिनट पुलिस हटा लो। ऐसा है, इसी तरह की बहुत सारी बात, बहुत सारे लोग उधर भी बोलते हैं, वहां भी जमा हो जाती है भीड़। तो पागल लोगों का तो मजमा है, पब्लिक में पागल लोग तो हो ही जाते हैं जमा। लेकिन आप अगर ये समझेंगे कि ये मुसलमानों की सोच ऐसी है, चंद हजार या चंद 100 लोगों की भीड़ को देख करके, तालियों को देख करके, सीटियां सुन करके, उनकी खुशी को देखकर, तो मैं एक बात पूछूं आपसे, वो यूपी में आए थे चुनाव लड़ने के लिए, कितना % वोट मिला था? नहीं मिला ना, वोट तो नहीं दिया लोगों ने अपना नेता नहीं मानते हैं, मैं पूरे एतमाद के साथ कहता हूं। अब ये ठीक है कि वो मौका मिला हुआ है उनको बोलने का, और बोल करके फायदा उठाते हैं। वो अभी खड़े हुए थे तेलंगाना के चुनाव में इतने जोर शोर के साथ, हैदराबाद के अलावा कहीं वोट दिलवा सके उसे? तो हम तो बहुत पहले से उनसे कह रहे हैं, भैया आप वहीं रहिए, वो मानते नहीं, सुनते नहीं इस बात को। नहीं, पर वो उनके बयान इतने भड़काऊ होते हैं कि एक और मस्जिद शहीद, नामुनासिब बयान होते हैं, बिल्कुल नामुनासिब, अनबेरेबल होते हैं, अनबेरेबल, बिल्कुल अनबेरेबल होते हैं, कई सारे बयान। आप कहेंगे मुसलमानों को ओवैसी साहब के बयानों को थोड़ा साइड में कर देना चाहिए, बच के रहना चाहिए? हाँ, तो हम कहते हैं, जो कई बातें बहुत अच्छी भी करते हैं, और जो अच्छी बात है उसको अच्छा कहा जाना चाहिए, उसको भी मैं तारीफ करना चाहता हूँ, वन साइडेड नहीं करना चाहता हूँ। और कई बातें बहुत बहुत ही नामुनासिब होती हैं,
जो नामुनासिब हो नामुनासिब, उसको कैसे मुनासिब कहा जा सकता है? कभी नहीं कहा जा सकता। आपने सर कहा कि असदुद्दीन ओवैसी की पॉलिटिक्स या उनकी जो सोच है वो मुसलमान पसंद नहीं कर रहा, इसलिए उनको चुनाव में जीत नहीं मिल रही है। नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, इसको दूसरी तरह से मैंने कहा है, वो यही है कि अगर सब जैसे आपने कहा ना कि लोग खुश होते हैं मुसलमान सब जब वो ये बात कहता है 15 मिनट के लिए हटा दो, तो इसका मतलब ये है कि वो ये साबित करता है कि हिंदू जो है उसको हम देख लेंगे। तो रज़ाकारों ने यही सब तो किया था, हैदराबाद का वो पुराना किस्सा है। तो ये तो मुसलमानों, वो हिंदुओं के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, हम ये कहते हैं मुसलमानों के खिलाफ है ये बात। मुसलमान इस मुल्क में रहने का फैसला किया मुसलमान ने, तो वो किसी फौज की वजह से नहीं किया है, अपने हिंदू भाइयों की वजह से किया, उनके साथ रहने के लिए किया। हम आपके साथ हैं, आपका बुराई में हमारी बुराई है, आपकी अच्छाई में हमारी अच्छाई है। यह मुल्क हमारा है, हम कहते तो हमारे का मतलब ये नहीं है मुसलमानों का मुल्क है, यह हमारा और आपका यानी ज्वाइंट एसेट है हमारी। ये एसेट है हमारे पास जो हमारे मालिक ने, प्रभु ने, ईश्वर ने, खुदा ने, अल्लाह ने दिया। इसको प्रोटेक्ट करना, तरक्की देना, आगे बढ़ाना हमारी आपकी साझा जिम्मेदारी है। भैया तुम बहुत बहादुर बनते हो तो ज़रा चले जाओ ना, तुम चीन का इतने दिनों से मसला उठा रहे हो, डोकचाम का, कहाँ कहाँ का, जाओ ना, कौन मना करता है? तो ये बात नहीं है सर। अगर मुसलमान जो पार्टीशन के वक्त इधर रहा और उसने इस देश को चुना कि हम हिंदू भाइयों के साथ रहेंगे, तो उसने ये तय भी किया था कि हम यहाँ पर, चूंकि इस्लामिक राष्ट्र ये नहीं बन रहा है, तो हम संविधान के हिसाब से चलेंगे और हम सब कुछ बराबरी से चलेंगे। फिर मुसलमान को पर्सनल लॉ क्यों चाहिए? ये सवाल सब जगह आता है, बहुत मर्तबा इस सवाल का जवाब दे चुका हूँ। दो अलग अलग चीज़ें हैं, एक है मुल्क चलाने के लिए, एक मेरे चलने के लिए। मेरा घर कैसे चलेगा, इसके बारे में अगर संविधान, देखिए ये मुल्क जो है एक अच्छा मौका है, आपके साथ आपने ये मसला उठाया है और इतने इत्मीनान से बात करने का मौका सब जगह नहीं मिलता है। मैं आपसे एक बात अर्ज करना चाहता हूँ बहुत ही हम्बलनेस के साथ। हम यहाँ साथ रहते हैं, ज़बरदस्ती किसी की नहीं चलेगी, ये हमारा दोनों का साझा अज़्म होना चाहिए। अज़्म कहते हैं यानी निश्चय होना चाहिए, ज़बरदस्ती किसी की नहीं चलेगी, ठीक है ना। अब यहाँ बात आती है इसकी कि हम अपनी तौर तरीक़े जो हमारे अपने हैं, हमें उनके ऊपर बाकी रहने दिया जाए, और मुल्क के जो तौर तरीक़े हैं चलाने के, मुल्क में चलने के, जनरल इश्यूज़ जो हैं, उसमें ये भी कहते हैं भाई यहाँ हाथ काटने की नौबत आएगी, वहाँ तो तुम जनरल में चले जाओगे। भैया हम तो ये कहते हैं पूरा ले आओ, हमारे लिए पूरा ले आओ, पूरा जुडिशियल सिस्टम अलग खड़ा कर दो। आप नहीं मानते थे तो हमने कहा अच्छा चलो ये ले लो, हम राज़ी हो गए इसलिए कि क्योंकि चोरी चकारी का मामला सिर्फ मुसलमान के साथ नहीं है, लेकिन शादी ब्याह का मामला तो मुसलमान के साथ है। तो इसलिए शादी ब्याह, विरासत, फला फला, इसमें आप हमें आज़ाद रहने दीजिए। हम आपस में जो हमारे कुरान ने, हमारी शरीयत ने हमको दिया है। एक और बात है, कॉन्स्टिट्यूशन ने ये गारंटी दी है, इसीलिए हम लोगों ने चूज किया आसानी से। ये गारंटी दी है कि धार्मिक मामलों में सबको अपनी मान्यताओं के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का आज़ादी मिलेगी। जब आज़ादी मिलेगी तो क्रिमिनल इश्यूज़ पर लोगों ने कहा नहीं, ये तो फिर तो बिल्कुल ही वो हो जाएगा, खेल बन जाएगा। तो अच्छा भी, तो तुम्हें नहीं लगता है, हालांकि मुझे अभी भी लगता है कि उसको किया जाना चाहिए था और किया जा सकता है, लेकिन मैं एग्री करता हूँ, डिसएग्रीमेंट के साथ एग्री करता हूँ कि ठीक है, हमें रहना है, सबके साथ रहना है, तो कुछ चीज़ों में कॉमन हो जाए और कुछ चीज़ों में हमको ये आज़ादी मिले। अब आप बराबरी के नाम पर आज़ादी की बात करते हैं,
इन्होंने कहा, हमारे मोदी जी ने बहुत अच्छी बात कही कि भाई एक मुल्क और दो विधान। उन्हीं की पार्टी ने जो अभी तक जो यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाया है, जहां बना है वहां ट्राइबल्स को छूट मिल गई है सारी। तो दो विधान तो अभी भी हैं, पर मुसलमान ही के मामले में दो विधान नजर आते हैं, दूसरों के मामले में नजर नहीं आते। इसके अलावा भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। सर, आपने कहा जैसे कि शरिया के हिसाब से मान लीजिए कोई चोरी करता है तो उसके हाथ काट देने चाहिए, यानी क्रिमिनल लॉ, या क्रिमिनल लॉ जो है वो चूंकि दूसरों से भी इंटरकनेक्टेड मामला है कि भाई चोरी तो कहीं भी हो सकती है, रेप तो कहीं भी आदमी कर सकता है, इसलिए उसको यहाँ नहीं लागू किया गया और छोड़ा रेप के गया। बारे में, अब रेप के बारे में मेरा ये पूरा है, सबके लिए सजाए मौत होनी चाहिए। रेप की सजा तो सजाए मौत होनी ही चाहिए, इससे कम बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और वो भी फास्ट ट्रैक होना चाहिए, सिस्टम बिल्ड करना चाहिए। हाँ, लेकिन जब हम ये कहते हैं कि एक देश में मुसलमान का अपना पर्सनल लॉ चलेगा, तो वो दिक्कत कहाँ पे आती है सर? मैं आपको बताता हूँ। दिक्कत ये आती है कि अगर आप कहेंगे, पता नहीं कितने, मुझे तो लगता है कि ना के बराबर होंगे कि जो मुसलमान 4 शादी करते होंगे, दो भी नहीं करते, लेकिन उसको छूने नहीं देते। मतलब एक वो रिजेंटमेंट है कि भाई मेरी चीज में घुसो मत वाला हिसाब है। दूसरा कि अगर मान लीजिए आप 4 करेंगे, 4 शादी और दो एक से ज्यादा, यानी एक से ज्यादा, ठीक एक है, से ज्यादा शादी करने के लिए परमिशन जरूर दी गई है, लेकिन उसको पसंद नहीं किया गया है। मैं बिल्कुल सही बात, हाँ। मैं कह रहा हूं कि पर्सनल लॉ से समस्या कहाँ आ रही है कि भाई आप कहे, मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि 4 शादी मैं करूंगा, या मैं 3 तलाक दूंगा, या जो है महिलाओं को इस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, हमारे यहाँ इस तरह का हिसाब है, जो भी है। तो दूसरा पक्ष अगर कोई खड़ा होगा और कहेगा ये करेगा तो मैं क्यों नहीं करूंगा, फिर आप उसको क्या समझाएंगे? फिर तो घर नहीं चलेगा ना। आपके घर में अगर आपके 4 बेटे, एक कहेगा मेरा हिसाब मेरे कमरे में मेरे जैसा चलेगा, यहां तो रात भर पार्टी होगी, और बाकी 3 को कहा जाएगा तुम बैठ के पढ़ाई करो, तो कहेगा मैं क्यों नहीं खेलने जाऊंगा, मैं क्यों नहीं पार्टी करूंगा। अब जैसे नहीं, ये ठीक है आपका ये जो तर्क है, ये तर्क अपनी जगह दुरुस्त है, मैं उसको आउटराइटली रिजेक्ट नहीं करना चाहता हूं, ये मुनासिब नहीं है। इसलिए कि हम एक मुल्क के वासी हैं, और हमने ये अज़्म किया हुआ है कि हम इस मुल्क को ऐसा बना कर चलें कि जिसमें सबकी सहमति हो, और सबकी सहमति के साथ रीजनेबल चीज़ों पर आगे बढ़ें। अब इसमें मुसलमानों की वजह से, कि मुसलमान कह रहे हैं इसलिए हम भी कहेंगे, एक तो ये एटीट्यूड ठीक नहीं है, इस एटीट्यूड को बदलना चाहिए। आप मुझसे कहेंगे कि तुम्हें भी एक से ज़्यादा शादी नहीं करनी चाहिए, तो मैं कहता हूँ मेरे यहाँ भी पसंदीदा नहीं है, एक परमिसेबल चीज़ है। स्पेशल कंडीशंस में किसी को कोई प्रॉब्लम है, कुछ और है, किसी वजह से करना चाह रहा है, तो आप बैंड मत कीजिए उसे। मैं इसकी तारीफ में और ज़रूरत में, इस परमिशन की ज़रूरत में घंटे भर बहस कर सकता हूँ। बहुत सारी मेरे पास दलीलें हैं इसकी कि ये अच्छी चीज़ है और सबके लिए होनी चाहिए। एक से ज़्यादा शादी करें, स्पेशल कंडीशन में आप बैंड करके मत रखिए, परमिशन दीजिए। वो कंडीशन तय कर ली जाए, क्या क्या कंडीशन होंगी जिनमें इस तरह की परमिशन हो। पर बड़ी दिक्कत हो जाएगी सर, ऐसे ही हम 140 करोड़ है। आप ये समझते हैं, इसके ऊपर भी देखिए, आप पढ़े लिखे आदमी है ना, कॉमन लोगों के साथ बात करते हैं तो बहुत आसान होता है, लेकिन पढ़े लिखे आदमी हैं, तो जो हमारा जो आज की तारीख में जब आप पॉपुलेशन पर बात करेंगे तो सारी दुनिया डिक्लाइन का शिकार है। इंडिया भी अगर ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करेगा चाइना की तरह से, तो बहुत डिक्लाइन होगा, और अब से 30-40 साल के बाद बहुत नुकसान में चले जाएंगे हम। पूरा वेस्ट प्रॉब्लम में है इस वक्त। पुतिन साहब ने अभी 4 दिन पहले क्या क्या कहा है, वो ठीक ही कहा है, उन्होंने जो कहा है, यानी तरीक़े सुझा रहे हैं वो अपने लोगों को। मेरा कहना ये है, इसके बावजूद कि मैं पॉपुलेशन कंट्रोल पर एक अलग सब्जेक्ट है, उसके ऊपर भी बहुत कुछ बात कर सकते हैं, लेकिन आपने जो सवाल उठाया है वो भी अजीब है। एक आदमी, एक औरत, एक मर्द एक साथ रहे तो कितने बच्चे होंगे, और एक आदमी 2 औरतों या 3 औरतों या 4 औरतों के साथ रहे तो कितने बच्चे होंगे। तो बिल्कुल ओबियस सीधी सीधी बात लगती है कि जहाँ 4 हैं वहाँ ज़्यादा होंगे, यही लगता है ना, और यही लोग समझते हैं। आप भी ज़्यादा है,
आप भी यही समझते हैं? नहीं, मैं नहीं समझता, मैं कह रहा नहीं समझते हैं ना मैं सर? कह रहा हूँ प्रोबेबिलिटी ज्यादा है नहीं। कि अगर 4 लोग होंगे, नहीं नहीं 4 नहीं, महिलाएं नहीं, हैं और इसके ऊपर तो साइंटिफिक चीज है। एक बात है औरत के हक की, अधिकार की, बराबरी की, उस लिहाज से बहुत सारी बहस करी जा सकती है, यानी जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं ना, उस तरह बहुत सारी आप बात कर सकते हैं जो हमें भी लगेगा कि हाँ ये रिजनेबल बात कह रहे हैं। भाई एक मर्द के पास 2 औरतें हैं तो एक औरत के पास 2 मर्द क्यों नहीं होंगे? मैं ये कह रहा था कि जो 4 शादी है उसकी अगर आप ये कहेंगे कि स्पेशल कंडीशन अगर हो तो सारे के लिए, हिंदू के लिए भी कर दो, सिख तो के लिए यही भी कर दो, कहूंगा। ईसाई के लिए भी सब- कर दो, सबके तो लिए। वो मैं कह रहा हूं कि अगर आप, मैं सिर्फ मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूं, ये आप जब आप कह रहे हैं हिंदू सिख ईसाई सब कर लें, तो भाई जब सब करने के लिए अगर ऐसी स्थिति बनेगी तो फिर पॉपुलेशन बढ़ेगी ना, नहीं वो तो बढ़ेगी, हिंदू की भी बढ़ेगी। यही तो गलत बात है ना, नहीं मतलब वो बढ़ेगी। शादी करेंगे लेकिन बच्चा नहीं करेंगे, ऐसा अरे कैसे भाई होगा? कितना भी बच्चा कर लें, यही तो मैं कह रहा हूं आपसे, इसके ऊपर साइंटिफिक रिसर्च मौजूद है। इससे पॉपुलेशन नहीं बढ़ती है, यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, इससे पॉपुलेशन बिल्कुल नहीं बढ़ती। एक और बात बताऊं मैं आपको, क्योंकि हम बात कर रहे हैं स्पेशल कंडीशन की बात, बार बार मैं कह रहा हूं ना स्पेशल वो कंडीशन। क्या है स्पेशल कंडीशन, वो भी बता दीजिए। हम लोग साथ रहते हैं, मिडिल एज क्राइसिस हो गए, आपने कहा दो लोग एक साथ नहीं रह सकते, तीसरे को शामिल नहीं किया जा सकता इसमें, अच्छी बात है, आप कह दीजिए, आपने कह दिया, कानून भी बना रखा है, हिंदुओं के लिए तो है ही है। वो क्या करेंगे? 2 में से एक काम करेंगे, या तो शादी के बगैर रहेंगे, जो क्या कहते हैं उसको, लिव इन रिलेशनशिप में, या चोरों की तरह मिलेंगे। लिव इन रिलेशनशिप तो चलो फिर भी डिक्लेयर्ड हो जाती है, लोगों को, पड़ोसियों को मालूम हो जाता है 2 लोग लिव इन में रह रहे हैं। ये हो जाएगा तो दोनों में से किसी न किसी एक औरत का हक मारा जाएगा। एक बात ये होती है। दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि आप बहुत अच्छे आदमी हैं, दोनों में कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, दोनों को अलग होना है पहले, अब अलग हो गए, बच्चों का हो गया, ये हो गया, वो हो गया, अब उसके बाद फिर करेंगे। ठीक है, एक और तरीका लोगों ने किया हुआ है, मैं उसके बहुत खिलाफ हूं, अपने आप को मुसलमान डिक्लेयर कर लेते हैं, मिसयूज करते हैं। जो मुसलमानों को एक एग्रीमेंट के तहत एक चीज़ हासिल है कि वो एक से ज़्यादा शादी कर सकता है, उसका इस्तेमाल बहुत सारे हमारे हिंदू भाई कर लेते हैं, इस तरह के अपने आप को टेक्निकली मुसलमान डिक्लेयर कर ले, होते होते कुछ नहीं है। हमें उसके खिलाफ काम करना चाहिए मिलकर, आप भी हम भी। भाई ये नहीं चलेगा, ये तो आपने नाजायज तरीके से आपने एंट्री ले ली और उसका फायदा उठा लिया, ये फायदा आपने। अभी आप कह रहे थे सब कर लें, 4 शादी हाँ, करने दीजिए उनको भी। हाँ, मैं कहता हूँ सबके लिए करें तो बहुत ही अच्छा है। तो फिर फायदा है ना भाई, नहीं। इस्लाम में आया 2 शादी कर ली। आप जो ये पॉइंट कह रहे हैं सर, मैं उस पर लौटता हूँ। आपने कहा कि मिडिल एज क्राइसिस है और उसमें मान लीजिए आप जो है वो किसी के साथ लिव इन में रहें या बाहर उससे मिलें, और इसलिए बेहतर है कि आप दूसरी या तीसरी शादी ही कर लें। तो जिसको इतनी क्राइसिस हो रही है, आपको लग रहा है वो 2 शादी करके फिर रुक जाएगा, उसको फिर क्राइसिस होगी 2 साल 4 साल बाद, उससे मन बढ़ जाएगा, फिर तीसरे से मन बढ़ जाएगा, फिर चौथे से बढ़ेगा, वो फिर 5वां तलाशेगा। तो ये कोई सल्यूशन नहीं है ना कि आपकी इच्छाएं नहीं संभल रही तो आप शादी पे शादी करते जाएं। ना, इच्छा का सवाल नहीं, तो कंडीशन का सवाल है, इच्छा का सवाल नहीं। ये बहुत सारी क्या चीजें कंडीशन है सर? देखिए, बहुत सारी चीजें होती हैं। हाँ। तो उन चीज़ों में आदमी जब जाएंगे, डिटेल में बात होगी, आप इसी के ऊपर पूरी पॉडकास्ट रखिए ना, तो मैं बताऊंगा आपको, तैयारी के साथ आऊंगा बिल्कुल। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जब आप अभी तैयारी हमारे साथ एक एग्रीमेंट हुआ है, हमने एक एग्रीमेंट के तहत इंडिया को चूज किया है और वो संविधान बना है, वो संविधान हमारा नहीं। अब मुझे इस पे आपत्ति, हमारे साथ कौन सा एग्रीमेंट हुआ मुसलमानों से? हम संविधान को एक एग्रीमेंट समझते हैं, हम समझते हैं ये एक एग्रीमेंट है, हम लोगों ने तय किया कि हम इस तरह से रहेंगे, हमारी ये मजहबी आज़ादी होगी, फलां होगा, फलां होगा, फलां होगा, ये सब हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटी दी है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको, सब इंडियंस को गारंटी दी है। और सर इसमें मेरे फिर एक प्रश्न है कि जब भारत का बंटवारा हुआ 1947 में, और ये हुआ कि पाकिस्तान एक धर्म के आधार पर राष्ट्र बन रहा है, तो जिन मुसलमानों ने भारत में रहने का चुना 1947 में तो संविधान बना ही नहीं था, तो आपने कौन सा एग्रीमेंट किया था? वो जो भारत के फाउंडर्स थे, उन्होंने जो गारंटियां दी थी, जो कहा था, जो बात हुई थी, उसी की रोशनी में ये संविधान भी बना है।
उन्हीं लोगों ने बनाया है ये संविधान। ये और सर उसमें मैंने इतनी हिस्ट्री पढ़ी, मुझे तो कहीं नहीं दिखता कि किसी ने कहा हो कि आपको पर्सनल लॉ फॉलो करने देंगे, आप यहाँ रुक देखिए, जाइए। आप स्पेसिफिक पर्सनल लॉ की बात कर रहे हैं, हाँ। मैं मजहब की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये कहते हैं कुरान से चलेगा देश या संविधान से चलेगा, ये मोटा मोटा सवाल होता है, उसी का थोड़ा डिटेल वर्जन में आप बात कर रहे हैं। अगर आप ये कहते हैं कि मुझे मेरी मजहबी आज़ादी नहीं रहेगी, तो मैं समझता हूँ ये संविधान की जो मूल भावना है, जिसने इस देश को एक सूत्र में जोड़ा है, उसके खिलाफ है। सर मेरी समझ ये है एक मेजोरिटोरियन जो अप्रोच है उससे बचना चाहिए, बल्कि एक कलेक्टिव अप्रोच के साथ मुल्क में चीज़ों के बारे में मेरी फैसला समझ ये है सर कि 1947 में जब देश बटा तो एक चीज़ बड़ी क्लियर थी कि जिनको सिर्फ कुरान के हिसाब से चलना है वो पाकिस्तान चले जाएं, जिनको लगता है कि वो यहाँ रहेंगे उनको यहाँ का जो कानून बनेगा उसके हिसाब से चलना होगा। भाई कुरान के लिए तो वही था ना सर, अगर यहाँ कुरान के हिसाब से चलना होता तो फिर यहाँ पे भी इस्लामिक राष्ट्र बनना होता। यहाँ सबके लिए बराबर नियम होगा, ये सबको पता था। एक सेकंड, हाँ। यहाँ को दो हिस्सों में बांटा गया है। कैसे? एक वो जो मुल्क के लिए हमारा आइन बना है, उसी आइन ने हमको, उसी संविधान ने हमको अपने धर्म के मुताबिक जिंदगी गुजारने का हक दिया है। अब यहाँ इंटरप्रिटेशन है, एक इंटरप्रिटेशन यह है कि तुम्हारा, सॉरी थोड़ा सा रोक रहा हूं, आपने कहा यहाँ दो हिस्से बने, एक आपने कहा एक आइन बनी, दूसरा हिस्सा कौन सा था? उसी आइन ने हमको हमारे धर्म के मुताबिक जिंदगी गुजारने का क्या था। लीगियों ने ये प्रोपेगेंडा चलाया, बहुत जोर से चलाया। आज उसी बात को ये लोग कह रहे हैं जो सड़क पे घूमते हैं कि जो लोग यहाँ रहेंगे रह जाएंगे, जो यहाँ रहने का फैसला करेंगे उनके साथ ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। तो कहा गया न ये होगा, 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 हम होने नहीं देंगे ये। उसमें मेरे दादा आगे थे, मौलाना हुसैन अहमद मदनी, उन्होंने किताब लिखी बाकायदा, कंपोजिट नेशनलिज्म एंड इस्लाम, मुत्तहिदा, उर्दू में उसका नाम है मुत्तहिदा कौमियत और इस्लाम। तो कंपोजिट नेशनलिज्म जो है, आप उस कंपोजिट कल्चर को, कंपोजिट नेशनलिज्म को, उस कंपोजिट आइडिया ऑफ इंडिया को, मूल भावना को यकतरफा तौर पर तोड़ना चाहते हैं, ये उचित नहीं है, देश के लिए उचित नहीं है। आप इसमें जो प्रॉब्लम है, रियल जेन्युइन प्रॉब्लम है इस पर्सनल लॉ से सोसाइटी को, हिंदू सोसाइटी को, हमारे भाइयों को, बड़े भाइयों को, उसको हमें भी एड्रेस करना चाहिए और सीरियसली उसके ऊपर बात करनी चाहिए। सर आपको वाकई लगता है कि हिंदुओं को पर्सनल लॉ से कोई दिक्कत है? आप 4 शादी करेंगे, हिंदू को क्या दिक्कत होगी? आप 3 तलाक, इंस्टेंट 3 तलाक मान लीजिए देंगे, इससे हमको क्या दिक्कत होगी? इंस्टेंट 3 तलाक भी और शादी करना भी, एक मिनट पहले ये समझ लीजिए, बार बार कहना चाह रहा हूं मैं, क्योंकि मुझे आप वहां मत खड़ा कीजिए। दोनों चीजें अलाउड जरूर हैं लेकिन जरूरी बिल्कुल नहीं है, बल्कि तलाक को तो बहुत बुरा समझा गया है, तलाक ही को बुरा समझा गया है। तलाक को नापसंद चीज नहीं, यानी पसंदीदा चीज नहीं मानी गई है। तो आप सारी बात कहिए लेकिन उसको इस तरह मत कहिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूं, मैं इसलिए ये कह रहा हूं सर कि आप पढ़े लिखे इस्लामिक स्कॉलर सार्वजनिक मंच पे ये कह रहे हैं कि भाई तलाक को पसंद नहीं किया गया, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को पसंद नहीं किया गया, 4 शादियां पसंद नहीं की गई हैं। जी हाँ। लेकिन बड़ा वर्ग जो है ना सर, इसी चीजों को पकड़ के बैठा है। अच्छा, अब बड़े वर्ग को मैं इसलिए कह रहा हूं, आपने कहा ना कि अगर जो हमारे बड़े भाई हिंदुओं को लगता है जिससे तकलीफ, सीरियस जेन्युइन प्रॉब्लम जो है, नहीं तो पर्सनल लॉ से हिंदू को क्या दिक्कत होगी सर? यही मैं भी दिक्कत कह तो रहा हूं। मुसलमानों में हो रही है ना सर। यही मैं कह रहा हूं, अगर मुसलमानों में, यही मैं कहता हूं तलाक के बारे में भी, बगैर तलाक दिए छोड़ देने के बारे में भी, समझ रहे हैं आप? जिनको तलाक देने का ऑप्शन है उन्होंने तलाक दे दी, जिनको तलाक देने का ऑप्शन नहीं उन्होंने वैसे ही छोड़ दिया, लगा रखा है, बस पड़ी हुई है औरत।
पर ये सारे धर्मों में है। यही मैं कह रहा हूं। पर आप एक से ज्यादा औरतों के साथ रिलेशनशिप लिए जाने के डेटा को तो देखिए एक मर्तबा। भाई मुसलमानों में ये प्रॉब्लम खड़ी हो गई कि वो ससुरे जो हैं, मैं ससुरे का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं, आजकल ऐसे ही बना हुआ है मुसलमान। आपके सवालों से भी ऐसे ही है और सारी दुनिया में ऐसे ही हो रहा है, मतलब सारे भारतवर्ष में। तो वो ससुरे जो हैं वो एक से ज्यादा शादियां करके बैठे हुए हैं। तो जरा सा डेटा तो निकाल लीजिए, एक से ज्यादा औरतों के साथ रह कौन रहा है परसेंटेज में, निकाल लीजिए। और डेटा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जमीयत उलमा का बनाया हुआ डेटा नहीं है, जो नेशनल स्टेटिस्टिक्स हैं सारे मौजूद हैं, उनको देख लीजिए। जब उनमें नजर आ जाए आपको तो जरूर ये सवाल कीजिए, वरना सवाल बनता ही नहीं है। असल बात तो यही है कि सवाल ये बनता ही नहीं है। आपने मेरे सवालों को भी कैटेगराइज कर दिया। No, लेकिन sorry, मैंने तो sorry. शुरू में कहा सर, सॉरी, मेरी सिचुएशन ऐसी है, नहीं, मुझे मैं ऐसी जगह बिठा रखा है। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं सर, मैंने तो आपसे शुरू में कहा कि आज की डेट में गिने चुने मुसलमान होंगे जो 4 शादियां कर रहे हैं या 2 शादी या 3 शादी कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा सर अभी थोड़ी देर यही पहले। मैं कह रहा हूं कि हमें लेकिन ऐसी उस जगह बिठा रखा है। फीलिंग ये है सर कि मुसलमान कई ऐसी चीजें जिसका उससे लेना देना भी नहीं है, जो वो यूज भी नहीं करता होगा अपनी प्रैक्टिस हाँ, को। तो मुझे मेरे पास एक हक है, आप उसको छीन क्यों रहे हैं? मत छीनिए ना। जब ना हिंदुओं के लिए वो प्रॉब्लम है ना मुसलमानों के लिए वो प्रॉब्लम है ही नहीं, गिने चुने, तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है? जब प्रॉब्लम नहीं है तो उसको लेकर क्यों बैठ गए हैं आप? जो चीजें प्रॉब्लम है उसके बारे में बात कर लीजिए। अब तो ट्रिपल तलाक के लिए कानून बना दिया। नहीं, वो प्रॉब्लम है। आपने कहा वो हिंदुओं को उससे जो प्रॉब्लम है, मैंने कहा वो हिंदू के लिए प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ है? वो देश में जो समानता का कानून है ना, भाई उसमें समानता अगर नहीं उस दिखती। समानता न होने की वजह से सोसाइटी के लिए बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई हो, चाहे मुस्लिम सोसाइटी के लिए हुई हो, क्योंकि वो इंडिया के हिस्सा है। अब अगर किसी में बीमारी चलेगी, पोलियो की बीमारी चल गई सिर्फ मुसलमानों के बीच में, तो वो तो इंडिया के लिए समस्या है यार, उसको तो ठीक करना है ना। 4 शादियां, कोई बीमारी लग गई मुसलमानों को, करने ही लगे, एक से ज़्यादा शादियां इधर करते हैं उधर छोड़ देते हैं, तो वो औरत बेचारी डेस्टिट्यूट खातून, वो कहाँ जाएगी बेचारी? वो फिर इंडिया के लिए ही प्रॉब्लम है। तो भैया प्रॉब्लम जिस चीज से होगी उसको जरूर ठीक किया जाना पर चाहिए। कहाँ जाएगी बेचारी? ये सोचने वाले मदनी साहब जैसे कितने लोग हैं। यही तो मैं कह रहा शाबानो हूं। के केस में नहीं, क्या नहीं, हुआ आप आपको है पता ना है सर? भाई, आप तो है ना मौजूद यहाँ। आप ये मान रहे हैं कि ये सोसाइटी में प्रॉब्लम नहीं है, ना हिंदू के लिए प्रॉब्लम है ना मुसलमान के नहीं, लिए। मैं ये नहीं कह रहा ये सोसाइटी में प्रॉब्लम आप ही कह रहे थे। नहीं, आपने कहा मुसलमान में क्यों कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं आपको आपके शब्द याद दिलाऊं। आपने कहा कि अगर हमारे हिंदू भाइयों को पर्सनल लॉ से प्रॉब्लम है, तब मैंने कहा कि हिंदू को पर्सनल लॉ से क्या प्रॉब्लम होगी? तो फिर ये तो मुसलमान को देश भी के प्रॉब्लम की तो बात मैं है ना कह रहा सर, हूं कि समानता का अधिकार। आप वही मैं कह रहा हूं कि आप इसको देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए, इसके ऊपर रिसर्च कर लीजिए। मैं आपके पास से बाहर नहीं हूं, हमेशा अवेलेबल रहूंगा। फिर मेरा प्रश्न वही आ जाता है। आप अच्छा, आपने घूम फिर के वही आएंगे। नहीं, अच्छा है, नहीं, अच्छा है, बिल्कुल आइए, क्योंकि ये देखिए सुपरफिशियल नहीं होना चाहिए। तो आपके सवाल से मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई आपत्ति नहीं। और हमारा मकसद ही यही है ना सर, जब डिस्कशन होगा, बातें हाँ, निकलेंगी, तब तो बिल्कुल। लोगों को समझ में आएंगी, और आप जैसे लोगों को लोग सुनेंगे तो कई चीज़ें दिमाग में क्लियर भी होंगी कि जब हम कह रहे हैं कि भाई मुसलमान को कोई भी चीज़ अगर पकड़ कर उसने बैठी और उसको छोड़ने में दिक्कत है, तो उसमें फिर वक्फ कानून भी आ जाता है। और जो वक्फ का कानून है उसको लेकर अभी की सरकार तो ये कह रही है कि भाई हम तो इसको अमेंडमेंट जो लाए हैं वो हम करेंगे। क्या आपको लगता है उस अमेंडमेंट से कोई दिक्कत है? और वक्फ कानून क्या होना कई सारी चाहिए? दिक्कतें हैं उसमें। एक तो पहले तो यही बात देख लेनी है कि ये वक्फ है क्या। भारत में और भारत में रहने वाले लोगों के, जितने धर्मों के लोग हैं, सब में दान करने की, दान देने की बहुत बहुत शौक है लोगों को। दान देते हैं, बड़े बड़े दान देते हैं, हर जगह हर धर्म में लोग मौजूद हैं। तो दान में दी हुई चीज़ें मैनेज कैसे करी जाएंगी? ऐसा होता है जिस चीज़ का कोई मालिक नहीं होता है, वो चीज़ की तरफ लोगों की तवज्जो कम होती है, लूट खसूट शुरू हो जाती है। आज की तारीख में ज़मीनों की वैल्यू बहुत बढ़ गई है। तो अब मैनेजमेंट का सवाल है। हम अभी भी ये कहते हैं कि जो प्रेजेंट मैनेजमेंट का सिस्टम है वो भी ठीक नहीं है। एसजीपीसी की तरह होना चाहिए। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को जैसे बनाया जाता है
इसी तरह से वक्फ बोर्डों को बनाया जाना चाहिए। होता क्या है, कैसे बनता है ये? स्टेट की गवर्नमेंटें अपनी मर्जी के लोगों को बिठा लेती हैं, जो आएगा अपनी मर्जी के लोगों को बिठा लेगा। कौन लोग होते हैं? जो पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर्स होते हैं, उनके वर्कर्स होते हैं, उनमें से जो उनकी पसंद का होता है मिनिस्टर साहब के, उसको लाके बिठा देते हैं। उसकी काबिलियत हो या ना हो, उस लाइन का आदमी हो या ना हो, उनकी पसंद का आदमी होगा, उसे लाके बिठा लेंगे। अब होता क्या है कि वो जो उनका वो चुन रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं, इलेक्ट नहीं हो रहा है, वो सिलेक्ट होकर के आ रहे हैं ज्यादातर लोग। एक दो मेंबर ऐसे हैं जो मुतवल्ली वगैरह के यहाँ से सिलेक्ट होकर के आते हैं, वो भी इस इलेक्ट होकर के आते हैं, वो भी इस कानून की है जो 95 और 2013 में सब हुआ है। तो मेरा कहना यह है कि ये जो ख्याल है कि ये किसी और की चीज़ है और उस पर ये कब्जा कर रहे हैं। अब जैसे एक बहुत बड़ा भ्रांति फैलाई जा रही है कि वो वक्फ ट्रिब्यूनल होता है। वक्फ ट्रिब्यूनल होता कौन है? एक जो डिस्ट्रिक्ट जज है वो होता है, 2 और लोग जोड़े जाते हैं उसके साथ, उससे वक्फ ट्रिब्यूनल बन जाता है। अब डिस्ट्रिक्ट जज के ऊपर भरोसा नहीं करेगा इंडिया के लोग, तो किसके ऊपर भरोसा करेंगे? जुडिशियल ऑफिसर है वो जिले का। अच्छा, हम ये कहते हैं उसके लिए अपील का सिस्टम। अब इसी में मेरे 2-4 प्रश्न तैयार हो गए। मैं आपको जरा मालूम है आप अच्छी तैयारी के साथ हैं। बिल्कुल नहीं, मैं आपको जितना वेलकम करता हूं, मैं जितना सुन रहा हूं उतने से ही मेरे प्रश्न आ रहे हैं कि आपने कहा कि डिस्ट्रिक्ट जज पर अगर इंसान भरोसा नहीं करेगा तो किस पे करेगा? वो 2 लोग जो जुड़ते हैं वो दोनों, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मुसलमान होते हैं, लेकिन होते हैं वो भी गवर्नमेंट के लोग, वो भी गवर्नमेंट हाँ, के लोग मेरे पास मुझे नहीं बना सकते, लेकिन होते मुसलमान ही है। तो जब डिस्ट्रिक्ट जज पे इतना ही भरोसा है तो वो 2 मुसलमान क्यों जोड़ते हैं? हिंदू का ट्रिब्यूनल तो नहीं है। देखिए ट्रिब्यूनल, उसमें भी आप ये जो कह रहे हैं कि ट्रिब्यूनल का, थोड़ी देर को हमने मान लिया कि उसमें किसी जुडिशियल ऑफिसर के साथ 2 आदमियों को जोड़ा जाता है, वो भी जुडिशियल बैकग्राउंड के होते हैं। ऐसा नहीं होता कि वो कहीं से किसी खानसामा को पकड़ के ले आएंगे और उसे बना देंगे, लेकिन होते मुसलमान हैं। भैया मुसलमानों की प्रॉपर्टी है, मुसलमानों का वो यही मैं कहना चाहता हूं कि आप वक्फ को पहले वक्फ की उसको तो समझिए। अच्छा, आप ये देख रहे हैं जो 22 ऐसे अलग अलग सेंट्रल लेजिस्लेशन के तहत बनाए गए हिंदू भाइयों के जो अलग अलग मंदिरों के ट्रस्ट हैं, उन ट्रस्टों के जब जो एक्ट हैं उनको देखिए और इससे कंपेयर कीजिए। हिंदू का कोई ट्रिब्यूनल है सर? भैया वही बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो आप इस बात पे आ रहे हैं वही मैं अर्ज करना चाहता हूं। बहुत सारी स्पेशल चीज़ें उसमें ऐसी मिली हुई हैं जिसमें जो वक्फ बोर्ड को भी नहीं मिली हुई है। सर सब आप मेरे प्रश्न का जवाब दिए। हिंदू ट्रिब्यूनल, सिख ट्रिब्यूनल और ईसाई ट्रिब्यूनल, क्या आपने सुना है इसके बारे में? हिंदू की कोई दान की गई जमीन, अगर उसमें कोई विवाद होता है तो वो नॉर्मल जगह जाता है, कोर्ट जाता है। मुसलमान की दान की हुई जमीन वक्फ ट्रिब्यूनल में क्यों जानी चाहिए और उसमें 2 मुसलमान क्यों बैठने चाहिए? भाई यही तो मैं कह रहा हूं कि ये लगातार ऐसे वाकयात हुए हैं लगातार कि लोगों को इंसाफ नहीं मिला है, तो फिर ये एक प्रोविजन रखा गया। वो तो हिंदुओं में भी नहीं मिला होगा सर भाई, वो तो सिखों में भी नहीं मिला होगा ना सबको मिल गया इंसाफ? नहीं, मैं ये नहीं कह सकता कि सबको इंसाफ मिल गया, लेकिन यहाँ बहुत बड़ी खुर्द-बुर्द हुई है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई हैं। तो मैं यही कहता हूँ भाई, आप जरा से इसकी डिटेल में चले जाइए और एक खास नजरिए से मत देखिए। मैं ये कह रहा हूँ सर, अभी भी वक्फ ट्रिब्यूनल में भी कई लोगों को इंसाफ नहीं मिलता होगा। हाँ, तो ये गारंटी नहीं है कि एक मजिस्ट्रेट के साथ 2 मुसलमान बैठ जाएंगे जानकार तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। बिल्कुल सही बात नहीं है, बिल्कुल सही बात। इसलिए मैं कह रहा हूं कि वक्फ ट्रिब्यूनल को खत्म करके जो सबके लिए नियम है वैसा होना चाहिए। इसमें क्या गलत है? ना, इसमें देखिए बहुत सारी चीजें इसमें हो रही होंगी, बहुत सारी गलत चीजें हैं इसमें। नंबर 1 ये कि डिले होता है, इसके देश में होता है। हाँ, रेप तक के मामलों में होता है। वही मैं कह रहा हूँ, वो नहीं डिले होने चाहिए ना। एक तो आप जुडिशरी पर बहस शुरू हो जाएगी फिर हमारी आप पर अभी वक्फ ट्रिब्यूनल होने के बावजूद डिले होता है। हाँ, होता भी है और नहीं भी होता है, दोनों बातें होती हैं।
दोनों बातें हो। तो सर इसमें भी ना फिर वही सेंटिमेंट आता है कि मुसलमान को हर चीज अलग मिली क्यों है और उसको वो रखनी क्यों है। भाई वो खुद कहे भाई सब सारे लोग जिस तरह से केस लड़ रहे हैं हम भी लड़ेंगे और हमको वक्फ ट्रिब्यूनल नहीं चाहिए, हटाओ इसको, सबका बराबरी का हिस्सा रहेगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, हम तो कह रहे हैं कि हमारे लिए स्पेशल होना चाहिए, हम कमज़ोर हैं, कैसे? अभी एजुकेशन में हम कमज़ोर हैं। तो आपसे ज्यादा कमजोर तो पारसी हैं, जैन हैं, ईसाई हैं एजुकेशन में, नहीं नहीं, मैं एजुकेशन हर तो चीज में हम तो एजुकेशन में इसके हिसाब से हम तो दलितों से भी ज्यादा पीछे हैं ना, तो हमारी पूरी ताकत एजुकेशन पे लगनी चाहिए। मैं वही कह रहा था कि प्राइम मिनिस्टर हैं ये हमारे मोदी जी, तो इनको और ज्यादा स्पेशल देना चाहिए। वो पर जो सर, आपने वक्फ ट्रिब्यूनल आपकी एजुकेशन की दर थोड़ी बढ़ा देगा। हाँ नहीं, मैं एक बात कह रहा हूँ, कमजोरी की बात कह रहा हूँ। नहीं कमजोर तो फिर और भी धर्म है ना सर, वो कहेंगे हमारा भी ट्रिब्यूनल बनाओ फिर। हाँ बनाना चाहिए, इसमें क्या प्रॉब्लम है, बनाइए ना। प्रॉब्लम है, नहीं है प्रॉब्लम सर, ऐसे देश नहीं चलेगा कि हर धर्म कहेगा मेरा ट्रिब्यूनल अलग, मेरा ट्रिब्यूनल अलग। नहीं नहीं, बिल्कुल ये जो नहीं चलेगा का जो एटीट्यूड है, इसके बजाय अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व किया जाना चाहिए। प्रॉब्लम के साथ ये नहीं कहने सबको एक उससे हाँक देंगे, एक डंडे से मत हाँक। पर सर ये सॉल्यूशन थोड़ी हुआ कि हम 4 शादी नहीं छोड़ेंगे, तुम सब 4 शादी शुरू कर दो। हम 3 तलाक नहीं छोड़ेंगे, तुम सब 3 तलाक शुरू कर दो। हम जो है वो वक्फ ट्रिब्यूनल नहीं छोड़ेंगे, बाकी सबका भी ट्रिब्यूनल बना दो। ऐसा सेक्युलर देश जो है, क्या उसमें ये व्यवस्था हो सकती है? क्या ये संवैधानिक व्यवस्था हो सकती है? देखिए, अब जो आपके व्यूअर्स हैं उनको लगेगा हाँ भाई आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, लेकिन जब आप मूल भावना की तरफ जाएंगे तो भावना जोड़ने की है, देश को जोड़ने की है, तोड़ने की नहीं है। वक्फ ट्रिब्यूनल से देश कैसे जुड़ रहा है? नहीं, अभी आप एक वक्त, अभी तो 4-5 चीजों की बात कर रहे थे, सारी चीजों की बात कर रहे थे। अच्छा, तो कल को ये कहेंगे कि साहब जो है धर्म की भी वो क्या नाम है, नमाज की जगह भी सबकी एक होनी चाहिए। तो ये ऐसा है, आप चीजों को मिक्स मत कीजिए, आप मिक्स कर रहे हैं। अगर सिर्फ ट्रिब्यूनल वक्फ की बात करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कितनी सारी औकाफ में क्या क्या नुकसान हुआ है। सर इसको सुन के फीलिंग ये आती है, जो ज़्यादातर लोग कई बार सोशल मीडिया पे लिखते भी हैं, कि मुसलमान ने भारत को तो चुना, लेकिन उसने ये कहा कि हम रहेंगे भारत में, लेकिन यहाँ हिसाब सारा हमारा चलेगा। हमारा कैसे चल रहा है आप बताइए, किस चीज में चल रहा है? अब आप कह रहे हैं हम वक्फ ट्रिब्यूनल नहीं छोड़ेंगे, हम पर्सनल लॉ नहीं छोड़ेंगे। वक्फ को लेकर सर कितनी शिकायतें हैं, आप बताइए। मुसलमान आप कह रहे हैं पढ़ा लिखा नहीं है, आप कह रहे हैं ना सर मुसलमान बुरी हालत में है, एजुकेशन के मामले में सबसे कमजोर है, पीछे है। मुसलमान आप कह रहे हैं कि कमजोर है। मुसलमान कितना गरीब है, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट बता चुकी है। ऐसे में कैसे मुसलमान इतनी जमीन दान कर दे रहा है वक्फ में कि रेलवे और डिफेंस के बाद सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी वक्फ के पास है? प्रोपेगेंडा है, आपने रिसर्च ही नहीं करी है। तो नहीं है वक्फ के पास जमीन? नहीं, तीसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे नहीं है। कितने नंबर? इसी पर बहस कर लीजिए। कितने नंबर पे? मेरे ख्याल में 6-7वें नंबर पे होगी, उससे भी ज्यादा 7वें नंबर पे ही चलिए रख लेते, मेरे हिसाब से तीसरे, फिर भी मैं आपकी बात मानता हूं। 7वें नंबर पे एक ऐसी कौम जो इतनी पिछड़ी और गरीब है, वो इतनी जमीन कैसे दान कर रही है इस देश में? कैसे कर रही है आप बताइए। अरे मैं कैसे बताऊं, मुझे क्या नहीं पता? आप बताइए ना कि कैसे किया हुआ आपको किस वजह से ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा है और ये होना नहीं चाहिए था? नहीं, होना चाहिए। उसमें आरोप यही लगता है कि चूंकि हर जमीन जो है वो कह दी जाती है कि ये वक्फ की है, इसलिए जमीन बढ़ रही है। ये संभव नहीं है कि एक गरीब आबादी इतनी जमीन जो खा नहीं पा रहा सर ढंग से। तो आप तो बस वो जो व्हाट्सएप मीडिया है सर, आप मुझे गलत कर दीजिए सर, मैं तो आप कह रहा हूं बैठ के बात नहीं, मैं तो कह रहा हूं मुझे आप काट दीजिए, इसमें व्हाट्सएप क्या है, मैं तो फैक्ट्स पे बात कर रहा हूं सर। क्या फैक्ट है? आप मेरे हिसाब से तीसरी सबसे ज्यादा फैक्ट पे बात नहीं कर रहे हैं, के पास है। वरना सिर्फ तमिलनाडु और सिर्फ आंध्रा, 2 जगहों के जो 2 बड़े मंदिर हैं, उन्हीं के पास 7 लाख 9 लाख एकड़ ज़मीन उनके औकाफ में है। यानी उनके जो देवस्थानम है उसमें, देवस्थानम जो है उसमें मौजूद है। तो मेरा ये कहना है, हम वो बताने लगें, आप ये बताने लगें, मेरे लिए तो बहुत ही शर्म की बात है ये कि हम इस तरह बताने लगें। हम सिर्फ इतनी बात कहते हैं कि जिस ज़मीन पर हाथ रख दिया वो ज़मीन वक्फ की हो जाएगी। आपके स्टूडियो में यहाँ बैठे हैं, कोई मैं आकर के कहने लगूँ ये औक़ाफ़ की ज़मीन है, और आपको बस इतना कहने से आपके लिए उसको साबित करना मुश्किल हो जाए, ट्रिब्यूनल में चला गया, यानी पड़ोसी मुल्क का ट्रिब्यूनल है वो। अजीब सी बात है। मतलब एक ऐसा बयानिया, एक ऐसा स्टेटमेंट
तैयार कर लिया जाता है जिस पर सब लोग यकीन कर लेते हैं। 5 मिसालें ऐसी दीजिए जहां ऐसा किया गया हो और उसमें वो कामयाब हो गए हो। हम तो अपनी बचाने की फिक्र कर रहे हैं। हम आपके सामने ये चिंता खड़ी कर दी गई है और आपने इसको यकीन कर लिया है कि यार ये तो नहीं अभी ये तो सारे आपके देश सवाल में से हो रहा है। मालूम, वही मैं कह अभी रहा हूं, हाई कोर्ट के एक जज ने भी कहा, वही मैं कह रहा हूं। उनका बड़ा वीडियो वायरल भी हुआ। हाँ, उन्होंने लेकिन कहा वो- कि जहां भी कहोगे वक्फ की जमीन ऐसा हाँ, थोड़ी चलेगा। वो भी अगर आप पूरा सुनेंगे, उनका पूरा केस देखेंगे तो वो ये मतलब नहीं जो मतलब आप सब बता रहे हैं मुझे। दूसरा मतलब था उनका, वो पूरे केस में वो झुंझला करके उन्होंने ये कहा कि तुम ये नहीं लाए, ये नहीं, यही मैं कह रहा हूं सिस्टम मौजूद है, आप ये नहीं लाएंगे, ये नहीं लाएंगे, ये नहीं लाएंगे तो हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाकर के वो गिर जाएगा। ये ऐसा कुछ नहीं है कि कोई कब्जा कर लेगा। आप पूरी रिसर्च तो कर लीजिए उसके ऊपर। मैं बता तो रहा हूं सर, रिसर्च करके आपको बता रहा हूं। क्या बता रहे हैं? कितनी खबरें चली, पूरे गांव को वक्फ की प्रॉपर्टी बता खबर दिया। रिसर्च नहीं होती ना। मंदिर 1500 साल वही मैं पुराना कह रहा मंदिर, हूं। उसको कह दिया गया अच्छा, ये वक्फ कह की देने से प्रॉपर्टी। वो हो जाएगा? नहीं, कहने से नहीं होगा, लेकिन कहने तो लोग लग जा रहे हैं। अरे भाई, कह देने से नहीं होगा ना। और अब तक इस मुल्क में, हमारे इस देश में पिछले 75 सालों में कितनी जगह ऐसी हैं जो कह करके ले ली गई होंगी। वही जो आप अभी कह रहे थे कि भाई साहब चलो ठीक है, मान लिया हमने 6, 7वें नंबर पर है या 11वें या 15वें नंबर पर है, मुझे बताइए इतनी सारी कहाँ से आई? आप ये अभी सवाल कर रहे थे ना। तो यही मैं कहता हूं भैया, 4 एकड़ ज़मीन के बारे में आप ये सिद्ध करिए किसी एक केस के बारे में कि वो ज़मीन किसी और की थी और ट्रिब्यूनल ने गलत फैसला करके दे दिया और वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्टों ने भी उसको फ्री हैंड दे दिया कि भाई ट्रिब्यूनल का फैसला तो हम बात ही नहीं करेंगे। बात बताइए मंदिर साहब, तो मतलब जरा समझदारी की बात तो हो ना, समझी की बात नहीं होनी चाहिए कि भाई जो एक परसेप्शन बन गया मुल्क में, आप अपने सवालों के जरिए उसी परसेप्शन को और मजबूत। मैं तो सवालों के जरिए आपको मौका दे रहा हूं, आप परसेप्शन तोड़िए। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं, मान लीजिए मंदिर साहब कि कई ऐसी खबरें आई कि फलाने जगह गांव को कह दिया वक्फ प्रॉपर्टी है या मंदिर को कह दिया कि वक्फ प्रॉपर्टी है। ऐसे आपने भी सारी खबरें देखी हैं, हमने रिपोर्टिंग की है ग्राउंड से। ठीक है, आप कह रहे हैं वो ट्रिब्यूनल जाएगा, हाई कोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा, गिर जाएगा। लेकिन एक सीधा सा उदाहरण पूछता हूँ। मैं एक सिंपल आदमी, मान लीजिए मेरी एक प्रॉपर्टी है, कल को किसी ने कह दिया ये वक्फ की प्रॉपर्टी है। उसके बाद मैं ट्रिब्यूनल दौड़ूं, हाई कोर्ट दौड़ूं, सुप्रीम कोर्ट दौड़ूं, उसमें जो है वो पैसा खर्च हो, आधार होगा ना, क्या ये व्यवस्था ठीक है? कहने मैं ये क्यों समस्या झेलूं भाई? एक बात बताइए, अगर ये थोड़ी देर को ये मान लीजिए जनरल है, खत्म हो गया वो स्पेशल, उसका कहने वालों को मौका तो फिर भी होगा जाके कहने का, और परेशानी तो आपको फिर भी होगी, बताना तो पड़ेगा ही आपको कि नहीं ये मेरी जमीन है, ये मेरा कागज है, ऐसा है, ऐसा ये कह देने के बाद कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, ट्रिब्यूनल जाना, ये सिस्टम अलग है। ट्रिब्यूनल भैया आपके डिस्ट्रिक्ट में, आप ही के डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट जज उसको हेड कर रहा है, वही उसको सुन रहा है। तो ये आप अजीब सी बात है कि ये जो एक रीजनेबल सी बात है उसको आप मानने को तैयार नहीं हैं, या लोग मानने को तैयार हैं। कुछ लोग ज़रूर हैं ऐसे जो मानने को तैयार नहीं हैं। तो मैं कैसे समझाऊंगा, मुझे बताइए। मैं बस इतना कह रहा हूं कि अगर हिंदुओं के लिए, सिखों के लिए, ईसाइयों के लिए, पारसियों के लिए एक व्यवस्था है कि आपको अगर कोई ज़मीन दान करनी है तो कैसे करनी है, और अगर किसी की प्रॉपर्टी पर आप कुछ क्लेम कर रहे हैं तो उसकी व्यवस्था क्या होगी, यही सेम व्यवस्था मुसलमानों के लिए क्यों नहीं हो सकती? उसके लिए वक्फ कानून क्यों होना चाहिए? मैं सिर्फ इतना सा प्रश्न पूछ रहा हूं। ठीक है, आपका ये प्रश्न है, तो मैं ये बात कहता हूं कि क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारी कंप्लेंट्स हैं कि औकाफ के साथ बहुत सारा गड़बड़ हुआ है, बहुत सारी गड़बड़ हुई है, बहुत सारी औकाफ की ज़मीनें खुर्द बुर्द हो गई हैं। मुसलमान भी जिम्मेदार हैं उसके लिए। ये मैं किसी को ऊपर, किसी के सर पर थोप नहीं रहा हूं ये बात। अब मेरा आपसे सवाल है, ये ज़मीनें कहाँ हैं? क्या ये ज़मीन, अगर वक्फ की कोई ज़मीन वक्फ की है और वो बच जाती है तो उसके बच जाने से सोसाइटी के दूसरे हिस्से को कोई नुकसान हो रहा है? कोई नुकसान नहीं। खत्म हो गई बात। नहीं, खत्म नहीं हुई। मैं कह रहा हूं उसको बचाने का तरीका वही करिए जो बाकी धर्म कर रहे हैं। उसके लिए मुसलमान को अलग से ट्रिब्यूनल और वक्फ एक्ट की क्या ज़रूरत है? ज़रूरत नहीं है ना। वो तो वैसे भी बचेगी, हिंदू की भी बच रही है, सिख की भी बच रही है, ईसाई की भी बच रही है। ना, ऐसा नहीं है, बल्कि आप इसको एक ख़ास कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं और मैं एक अलग ख़ास कॉन्टेक्स्ट में देख रहा हूँ। यूँ समझिए दोनों के चश्मे अलग अलग हैं। मेरा कॉन्टेक्स्ट देश का है, आपका कॉन्टेक्स्ट आप, मुझे लग रहा है शायद मुसलमान के हिसाब से सोच रहे हैं ज़्यादा।
अगर मैं गलत है वक्फ के हिसाब से सोच रहा तो हूँ। वक्फ तो मुसलमानों के लिए ना, मेरे लिए नहीं, थोड़ी है। मेरे लिए नहीं है, आपके लिए है। कैसे? भैया आपके लिए, आप में और मेरे में फर्क क्या है? मैं थोड़ी वक्फ कर सकता हूँ? मैं कर सकता हूँ। क्यों नहीं कर सकते? कैसे कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं मैं कह सकता हूँ ये जमीन वक्फ कर दी मैंने, ना, आपकी जमीन होगी तो आप वक्फ कर सकते हैं। लेकिन मैं क्यों करूंगा वक्फ? हाँ, ये ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने ऐसे किया हुआ है, बहुत सारे लोग करना भी चाहते हैं, हिस्सा भी लेते हैं। अभी पिछले दिनों कहाँ सुना मैंने किसी मंदिर को किसी ने जमीन दी है। आप कहेंगे नहीं लेना चाहिए, मंदिर अपवित्र हो जाएगा। मैंने बिल्कुल नहीं कहा। हाँ, मैं कह रहा हूँ, कहने वाले कह सकते हैं ना, आज का तारीख में तो ऐसे ही माहौल बनाया जा रहा है, तो सब लोग सबके लिए कर सकते हैं। मैं बस इतना कह रहा हिंदू हूँ। मुसलमान क्यों बना रहे हैं आप इसे? हिंदू मुसलमान मत बनाइए इसको, एक कमज़ोर वर्ग के कुछ एक उसकी बात देखिए, और एक सिस्टम सोच समझ करके प्रॉब्लम्स की वजह से ऐसा बनाया गया। अब आप इसको ख़ास कम्युनिटी को ख़ास ताकत दी जा रही है, उसकी वजह से वो जहाँ चाहेंगे अकाल तख्त को भी ले लेंगे, तो ये कोई बात नहीं हुई। नहीं सर, मैं बस ये चाहता हूँ, देखिए ये देश संविधान के आधार पर बना और वहाँ सबके लिए बराबरी की बात थी, तो वहाँ बराबरी सबको होनी चाहिए। तो जैसे अगर वक्फ एक्ट है तो वैसे फिर आप दूसरों के लिए भी बना दीजिए, अगर वक्फ ट्रिब्यूनल है अब मैं कहूँगा तो आप दूसरों के लिए भी कहेंगे बना आप तो हर बात का यही सुझाव दे देते हैं। भैया कहीं भी जहाँ प्रॉब्लम हो रही है, कहीं भी प्रॉब्लम हो रही है, उसको सॉल्व करने के लिए तो स्पेशल चीज़ें लाई जाती हैं, हमेशा लाई जाती हैं। रेप के लिए हम कह रहे हैं स्पेशल कानून बनाइए, हेट क्राइम्स के लिए हम कह रहे हैं स्पेशल कानून वो लाइए। अब ज़रूरी नहीं है कि 20 साल के बाद उसे, पर रेप का धर्म नहीं है ना सर, हैं? रेप का धर्म नहीं है ना, क्राइम का धर्म नहीं। लेकिन मुसलमान का धर्म है इसलिए मंजूर नहीं है। नहीं, लेकिन वक्फ एक्ट धर्म के आधार पर बना हुआ है, इसलिए दिक्कत है सर। कमाल कर रहे हैं आप। हर जितने भी मंदिरों के इंडोमेंट एक्ट बनाए गए हैं वो धर्म के आधार पर बनाए। मंदिरों के ऊपर तो सर सरकार का अधिकार है। इस पर भी सारा सरकार का ही अधिकार है, सरकारों के कब्जे में है। यही तो मैं कहना चाहता हूँ। बताइए बड़ा लोगों को पता चले। बड़ा अन्याय कर रखा है सरकार ने, इसके बनाने के तरीके पर ही सब सारा सरकारी कंट्रोल है। वो तो लोग हम और आप कर क्या सकते हैं सर? ये बताइए। तो मुसलमान कर रहे हैं ना सर, कि नहीं, वो नहीं। घुसने दे रहे हैं सरकारी लोगों को, इसमें सरकार क्या कर रही तो है? आप वही एक्ट ही ऐसा बनाया यही गया। तो मोदी ठीक कर रहे हैं। नहीं ना ना, ये ठीक नहीं कर, इसको और खराब कर रहे हैं। ऑलरेडी खराब है, इसको और खराब कर रहे हैं। तो फिर आप उसको जाके सारा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के हाथ में दे देंगे। हाँ। 100% डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के हाथ में दे रहे हैं। बहुत सारे कितने सारे पावर उन्होंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को देने का थोड़ी देर प्रपोज पहले किया। आपने कहा कि अगर कोर्ट में मजिस्ट्रेट बैठा है तो उस पर यकीन नहीं है। डिस्ट्रिक्ट वहां मजिस्ट्रेट, ट्रिब्यूनल में मजिस्ट्रेट वो जुडिशियल ऑफिसर, एक सेकंड, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है। सर आप इसको थोड़ा सा फर्क को तो समझ लीजिए। आप वही मैं कहता हूँ, पढ़े लिखे आदमी है और सवाल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले कर रहे हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं है सर, आप मेरे सवाल चूंकि आप उसका जवाब परफेक्ट नहीं दे पा रहे, इसलिए इसको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बता के कमजोर कर रहे हैं। ये भी अच्छी है, ये भी अच्छी रही कि आप परफेक्ट जवाब, हाँ आपकी पसंद का जवाब नहीं होगा तो परफेक्ट नहीं मतलब होगा। एक सेटिस्फेक्शन जो है वो तो दर्शक मुझे लगता है कमेंट में लिखेंगे ही, वो पता चलेगा। लेकिन मोटे तौर पे जो सवाल है मुझे लगता है वो आपके सामने रखने चाहिए ताकि आपका व्यू पता चले लोगों को। अब वक्फ पे तो स्थिति पता चल गई कि वो है। आपने गुजरात में जब भूकंप आया था तो बड़ा काम किया आपने वहाँ पर 2001 में, फिर 2002 में जब दंगे हुए तब भी आपने बहुत काम किया। तो आप नरेंद्र मोदी को आज से नहीं, 2000 के उस समय से मेरे ख्याल से जानते हो, उसके पहले जानते हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन आपने नरेंद्र मोदी की फंक्शनिंग तब से देखी है। तब के मोदी और अब के मोदी में कोई फर्क आपको दिखता है? मुझे इस हिसाब से मैंने कभी एनालिसिस नहीं किया इसका, तो मैं बहुत ज़्यादा परफेक्ट नहीं हूँ उस वक्त के मोदी में और आज के मोदी में कंपेयर करने में। मैं कंपैरिजन मुश्किल होगा मेरे लिए। जी हाँ, तो इस हिसाब से मैंने कभी सोचा नहीं। या सीएम मोदी का जो कार्यकाल रहा, बाहर से तो आप एज अ नागरिक तो देख ही रहे हैं, और पीएम मोदी का देख रहे हैं, दोनों में कोई फर्क दिखता है? मुश्किल है कहना, काफ़ी मुश्किल है कहना। बहरहाल एक प्राइम मिनिस्टर होने के बाद एक ग्लोबल अप्रोच होती है। इंडिया वैसे भी अब ग्लोबल विलेज बन गया है, तो चीज़ों को इंडिया में वो और दुनिया छुपी भी नहीं है। कोई आदमी कुछ करेगा तो बचेगा, या उसकी सोच, उसके एक्शंस, उसकी अप्रोच अगर ग्लोबल नहीं होगी तो ग्लोबल एक्सेप्टेंस भी नहीं होगी। तो मैं ज़्यादा इनको अभी ग्लोबल देख रहा हूँ, ज़्यादा ग्लोबल अप्रोच के साथ चीज़ों को डील कर, हालांकि मैं जितना चाहता हूँ उतनी नहीं है, लेकिन बहरहाल
वो शायद मैंने पहले से कुछ बहुत सोचा नहीं, लेकिन फिर भी सीएम और पीएम का फर्क तो पता चलता आपको मोदी पसंद है? पसंद नापसंद का क्या सवाल है। एक आदमी के बहुत सारे काम अच्छे होते हैं और बहुत सारे काम के साथ डिफरेंस भी होता है, सेम उनके साथ। आपको अच्छे काम कितने दिखते, मतलब अगर 10 में अगर मोदी के अच्छे काम इस तरह 6 हैं? नंबरिंग मत कराइए, हाँ। इस तरह नंबरिंग मत कराइए। मुल्क के लिए कई अच्छे सारे काम किए हैं मोदी ने किए हैं, कई जैसे कोई अच्छे उदाहरण सारे दीजिए। काम किए, बहुत सारे हैं। जैसे उनकी फॉरेन पॉलिसी है, वो उसमें कई अच्छे काम हुए हैं। इसी तरह से गवर्नेंस के हिसाब से भी अगर हम हेट क्राइम और फलां और ये सारी चीज़ों को थोड़ा एक साइड रखें, जो कि रखना भी चाहिए जब बात कर रहे हैं पर्सन के बारे में, तो ना इंसाफ़ी की बात के आदमी डिफरेंस है। जैसे मेरे आपके बीच में डिफरेंस है कई इश्यूज़ को लेकर के, ख़ासतौर से मुसलमानों की चीज़ों के अप्रोच के बारे में मेरी अप्रोच डिफरेंट है, आपकी अप्रोच डिफरेंट है। तो उसकी वजह से आपके जहां हमारा और आपके अप्रोच सेम है, उसको हम पीछे नहीं डालें बल्कि उसको आगे रखें, पहले उसके ऊपर डिस्कस करें। मेरी अप्रोच मैं एकदम से क्लियर करूं, मेरी अप्रोच एक तो पहली किसी भी धर्म की, हिंदू को भी मैं जो है ना, हिंदू धर्म से ऊपर राष्ट्र को रखता हूं, धर्म से ऊपर राष्ट्र। हाँ, तो वो हिसाब है। और दूसरा मेरा हिसाब बड़ा क्लियर है। मुझे लगता है कि अगर कोई भी, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ या दूसरों को नहीं कह रहा हूँ, कोई भी अगर मुसलमान सरतन से जुदा के नारे लगाता है और कोई उसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली चुप रह के सपोर्ट करता है, तो मुझे लगता है वो उस मुसलमान के लिए सबसे बड़ा दुश्मन है। क्योंकि कल को वही मुसलमान जेल जाएगा, उसके घर वाले सहेंगे, और जो बाहर चुप बैठ गया और उसने कहा कि ठीक ठीक ठीक, वो अपना आराम से बैठा रहेगा। हाँ, मैं दोनों के लिए, हाँ, मैं दोनों के लिए सख्त हूँ। हाँ, उसके लिए भी जिसने ऐसे हालात क्रिएट किए, उसके लिए भी और इसके लिए भी। मैं मुसलमान बहनें जो हैं उन्हें 3 तलाक के कष्ट से ना गुजरना पड़े, मैं इसके साथ हूँ। मैं मुसलमान बहनों के साथ हूँ। मैं इस बात के साथ हूँ कि हिंदू धर्म में अगर मैं लड़ाई लड़ता हूँ कि पर्दा प्रथा नहीं होनी चाहिए, तो मुस्लिम बहनें भी अपने हिसाब से पहने, मन है हिजाब पहने, मन है नहीं पहने, मैं इसकी लड़ाई लड़ता हूँ। मैं दोनों के लिए इक्वालिटी की बात यहाँ मेरा डिफरेंस है। हाँ। लेकिन आगे चलिए। हाँ। बाकी मैं साथ मतलब हैं, नहीं, क्योंकि हम देखिए- आपके साथ हैं बाकी इससे कहने वाले। तो मतलब मेरा हिसाब ये है कि मुसलमानों का भी अच्छा हो। कई बार मुसलमान नहीं समझ पाते, उनको हाँ, लगता है मैं आपको वेलकम करता हूँ, इसीलिए जी हाँ। मैं, कई लोगों को लगता है कि भाई मैं मुसलमानों के खिलाफ बोल रहा हूँ। मैं मुसलमानों के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ। जहां राष्ट्र की बात आएगी मैं सबके खिलाफ बोलूंगा, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र प्रथम है। जब हम नरेंद्र मोदी की बात करते हैं सर कि आपको बताऊं, हाँ। मेरे लिए भी राष्ट्र प्रथम है, इसलिए कि मेरे कुरान ने, मैं अपने कंधे पे लेके इस संविधान को इसलिए चल रहा हूँ कि मेरे कुरान ने मुझे इसका हुक्म दिया है। अब मैं दोनों के बराबरी और ऊपर नीचे नहीं करता, किसी को ऊपर नीचे नहीं करता। मैं ये कहता हूँ मेरे कुरान ने, मेरी शरीयत ने मुझे ये हुक्म दिया है, इसलिए मैं इस देश के संविधान को अपने कंधे पे, अपने सर पे लेके चलता हूँ। सर ये बस आप बहुत, ये डिफरेंस नहीं है बहुत कुछ। तारीफ की लायक बात कह रहे हैं, लेकिन नहीं तो बहुत लोग ये कहते हैं कि जब उनसे पूछा जाता है कि राष्ट्र पहले या इस्लाम पहले, तो वो इस्लाम पहले कहते हैं। कई मुझे तो मेरे इस्लाम ने ये सिखाया, हाँ। मुझे तो मेरे इस्लाम ने ये सिखाया, इसलिए मैं इस्लाम को फॉलो करता हूं और यहाँ के संविधान को अपने सर पे लेके चलता हूं। मुझे लग रहा है आपको कहीं बहुत क्रिटिसिज्म ना झेलना पड़ जाए इस बात के लिए। नहीं, बहुत सालों से कह रहा हूं इस बात। कौन सी आंख रखूं, कौन सी फोड़ूं, मुझे जरा ये बता दो। बहुत ही मुश्किल बात है सर। हमारे यहाँ मुसलमान जो है उसका अगर नैरेटिव है कि मुसलमान खतरे में है, मोदी से खतरा है, लेकिन मैं देखता हूँ हिंदू भी तो खतरे में है। नहीं, वो नहीं नैरेटिव है क्या? क्या कितना जबरदस्त चलाया जा रहा है। हिंदू से ज्यादा सर देखिए, ये अब मैं इसको थोड़ा ग्लोबलाइज कर देता हूँ। कई ऐसे देश हैं जो कह रहे हैं कि भाई हमने जो है वो शरणार्थियों को जगह दी और अब हमको दिक्कत आ रही है। उन शरणार्थियों तो से इंडिया के मुसलमान को कैसे लगा? नहीं, इंडिया नहीं, मैं तो वो एक अलग प्रॉब्लम, वो एक अलग प्रॉब्लम है कि उन्होंने बॉर्डर खोले थे, वो लोग आ गए हैं, जब वहां हंगामा कर रहे हैं। अच्छा, हंगामा क्या हो रहा है? वो बॉर्डर क्यों खोले थे उन्होंने? सारी लड़ाई उनके मुल्क में उन्होंने चलवाई थी। वेस्ट जिम्मेदार है उस सारी लड़ाई का जो सीरिया में हुई है। और फिर उसके बाद उन्होंने जब दुनिया ने उनसे पूछा कि भाई ये तुमने लड़ाई यहाँ मचवा दी, इस पूरे एरिया में रीजन को बर्बाद कर दिया, तो तुम अब ये बताओ ये लोग जो बेचारे भाग रहे हैं इनको क्या होगा? तो हम अपने आ लेंगे,
लेने के बाद अब उनको वो प्रॉब्लम नजर आने लगी, हो भी रही होगी प्रॉब्लम, क्योंकि एकदम भी रही होगी नहीं सर, हो रही है तभी तो वो कह रहे हैं अरे ना। भाई कहने में, जैसे यहां भी कह रहे हैं कि मुसलमान यहाँ के लिए प्रॉब्लम है, घुसपैठिया बता दिया। नहीं कौन है नहीं, घुसपैठिया? घुसपैठिया वो रोहिंग्या वगैरह के लिए बोला, यहाँ के रोहिंग्या के लिए मुसलमान के बोला लिए है? थोड़ा बोला। अजीब। किसके लिए बोला सर? किसको अधिकार मिलेगा? हमारे लिए बोला है। आपके लिए बोला? हाँ, कैसे? जिसने भी बोला है हमारे लिए बोला है। हाँ, इसलिए किसने को बोला? बताइए तो सर। जिसने भी बोला हो, मैं किसी का नाम नहीं अभी तक लूंगा, आप जानते हैं ज्यादा अच्छे एनआरसी से। भी नहीं आई, हाँ? जो एनआरसी आई नहीं उसका भी आनी चाहिए। आनी चाहिए। हाँ बिल्कुल आनी चाहिए। ये जो इल्जाम है, पहले इल्जाम लगा था कि 1,20,00,000 मुसलमान बांग्लादेश से घुसपैठ करके आसाम में आ गए। कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर हुआ करते था, नाम भूल रहा हूं, शायद हितेश्वर सेकिया ने या तरुण गोगोई साहब ने, दोनों में से किसी एक ने ये बोला 80 लाख हैं। असेंबली में बोला है, रिकॉर्डेड है, और सुप्रीम कोर्ट ने करवाया है वो एनआरसी वहां। हाँ, ये देखिए, ये आप बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। और क्या निकला? खोदा पहाड़, निकला चूहा। लेकिन जो भी हुआ वो सुप्रीम कोर्ट के कहने पे हुआ। हाँ, अच्छा हुआ है ना। लेकिन वो बनाया हम क्या डिमांड गया? करते चले आ रहे थे। आपको मैं रिकॉर्ड से साबित करूंगा कि जमीतुल माहिंद पिछले 25-30 सालों से डिमांड कर रही थी कि एनआरसी कराओ आसाम में। अब ये आप पूछ रहे हैं यहाँ क्यों डरेंगे एनआरसी कराने से? बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, हम नहीं लेकिन मैं डरते। गया था सर शाहीन बाग। आप हमें घुसपैठिया मत बताइए, हम नहीं डरते। किसने बताया था? नहीं नहीं, आपको नहीं कह रहा हूं। आपको नहीं कह रहा हूं, कहने वालों को कह रहा हूं। हाँ, नहीं, मैं शाहीन बाग गया था सर, जब वो सीए एनआरसी का विरोध हो रहा था, वहां तो किसी ने जाके नहीं बताया कि भाई तुम लोग गलत बैठे हो, एनआरसी तो आई भी नहीं है अभी। बहुत गलत तरीके से वो सीए लाया गया था। उस सीए को लाए जाए, हालांकि अगर उसकी मूल भावना जो हमारी सरकार बताती है उससे मुझे सहमत होने में 1 मिनट नहीं लगे, लेकिन जो एक लाया गया, बनाया गया, अगर उसको सही तरीके से बनाया जाता तो कोई भी बात नहीं उठ रही थी। नहीं, सीए का भारत के मुसलमान से तो कोई लेना देना था भी नहीं। यही आप कह रहे हैं ना। हाँ। लेकिन भारत के मूल रूप से था कि उसमें एक्सक्लूड किया गया। खैर, अब वो एक अलग बहस है, उसकी तरफ हम नहीं जाते। नहीं, फिर इसमें भी एक पॉइंट आता है। हाँ। लोग ये सवाल पूछते हैं कि वक्फ कानून आपको अलग चाहिए, पर्सनल लॉ आपको अलग चाहिए, वहां पूरे देश का हिसाब के साथ आप शामिल नहीं होंगे। हम हर देश के लेकिन सीए आएगा तो वहां मुसलमान जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान का है उसको भी शामिल कर लो। हर हिस्सा नो, बिल्कुल नहीं। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन मुल्कों से आए हुए किसी मुसलमान को इंडिया में सिटीजनशिप नहीं मिलनी चाहिए। हम इसके पक्षधर हैं। एक बात, किसी वजह से जो गवर्नमेंट ने जो एक डेडलाइन दे करके लोगों को सिटीजनशिप दी है, तो मौलाना असद मदनी वो इस दुनिया से चले गए। उन्होंने लेटर लिखा था, जमीतुल माहिंद ने रेजोल्यूशन पास किया कि इन लोगों को सिटीजनशिप मिलनी चाहिए। तो मोटे तौर पर मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, हमारे पास नंबर 1 बात, हम घुसपैठिए नहीं हैं। हमारे पास किसी को शक है नहीं, न भी शक हो तो जिस तरह का बयानिया खड़ा किया जा रहा है, ऐसे में हमें बिल्कुल कर लीजिए एनआरसी। बहुत बढ़िया, क्योंकि देखिए बीच में मॉल मुनसिफाना तरीके से, सही तरीके से, कागज नहीं दिखाएंगे, सही फॉर्मेट में सही तरीके से एनआरसी लाई जाए और सारे मुल्क का एक रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप बनाया जाए। बहुत बढ़िया। हमारे हम अब बहुत बढ़िया करने के बाद अभी आप फिर सवाल आपका तैयार है। तो अच्छी बात है। आप तो मेरा माइंड रीड कर रहे हैं, मेरा कोई सवाल नहीं है। मैं वो थोड़ा ही वो एक हमारे खातून है, वो बहुत अच्छा माइंड रीडर है, मैं वैसा नहीं हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। पर मैं एक बात कहता हूँ, मूल भावना, मुसलमानों की मूल भावना, मुसलमान को इंडिया की मेन स्ट्रीम में होना चाहिए, रहना चाहिए, और होने और रहने से ज़्यादा नज़र भी आना चाहिए। देश की प्रॉब्लम नहीं है, मुसलमानों की प्रॉब्लम है। जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है उनको सॉल्व किया जाना चाहिए, और उसको सॉल्व करने के लिए मुसलमानों को, और सिर्फ मुसलमानों को नहीं, सबको मिलजुल करके
आगे बढ़ना चाहिए। ये एक भावना होनी चाहिए और इस भावना की जरूरत है और हमें सबको मिलकर काम करना चाहिए। मैं इससे सहमत हूँ। और और जो लोग कोई कह रहे थे कि majority- कागज नहीं दिखाएंगे, उनको आपने अच्छा आज जवाब दिया है कि कोई NRC में- होनी चाहिए। कोई सारे कागज दिखाएंगे, हिंदू भी दिखाएगा, मुसलमान भी दिखाएगा, सिख भी दिखाएगा, ईसाई भी दिखाएगा। हाँ, और एक ये जो मेजोरिटेरियन अप्रोच है, इससे हमें आपको सबको मिल करके लड़ना होगा और बचाना होगा। वो अप्रोच क्या है, जैसे समझाइए ना सर। मैं ये नहीं समझ पाता कि 100 करोड़ हिंदू के देश में अगर एक एक चीज के लिए हिंदू जो है वो अदालत का रुख करता है, चाहे वो राम मंदिर हो, चाहे ज्ञानवापी हो। अगर 100 करोड़ हिंदू बहुसंख्यकवाद से चल रहा होता तो कोर्ट थोड़ी जाता सर। वो तो केस करता है, लड़ता है सालों साल। उसमें ऐसे ऐसे हिंदू ही हैं जो कह देते हैं कि राम तो काल्पनिक पात्र थे, ऐसी ऐसी सरकारें रही हैं, फिर भी वो कुछ नहीं करता सर। अब मैं इस कंट्रोवर्शियल इश्यूज की तरफ नहीं जाना चाहता हूं जिसकी तरफ आप ले जा रहे हैं, और मैं इस मुल्क के मेजॉरिटी को, मुल्क की मेजॉरिटी को, बेस्ट पॉपुलेशन है इस दुनिया की, बेस्ट पॉपुलेशन है हिंदुओं की, इस मुल्क में बसने वाले लोगों के। मुसलमान भी हैं उसमें, हिंदू भी हैं। अब हिंदू मेजॉरिटी में तो ज़्यादा हिंदू ही होंगे। और मैं आपसे ही कहता हूँ, इसकी रक्षा करना मुसलमान से ज़्यादा आपकी जिम्मेदारी है। इसकी रक्षा करिए, ये पहली चीज़ है और ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। अगर आप स्क्रिप्चर्स को देखेंगे, एटीट्यूड को देखेंगे, रवैये को देखेंगे, तो वो रवैया न होता जो आज लोग कहना चाहते हैं कि हम ऐसा कर लेंगे, हम वैसा कर लेंगे। हम वो कहते हैं वो रवैया ज़्यादा उचित नहीं है, बल्कि वो रवैया ज़्यादा उचित है जिस रवैये के साथ ये देश बना है। और देश के हिंदुओं की, अब मैं मुसलमानों को एक्सक्लूड कर लूँ यहाँ, मैं मुसलमान को एक्सक्लूड नहीं करना चाहता, हिंदुओं के जो लोग नफरत फैलाते हैं, मुसलमान को तो मान ही लीजिए कि चलिए ठीक है, हो गया। आपने बहुत सारे उदाहरण दिए, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। हालांकि सवाल मैं भी कर सकता था, नाम पूछ सकता था, मुझे ज़रूरत नहीं, आप जानते हैं उनको अच्छे से। आपको खुद ही उनका तस्करा करना चाहिए था उस सवाल के साथ साथ कि ऐसे हैं, फला फला लोग ने ये कहा, फला फला लोग ने ये कहा। लेकिन कोई बात नहीं, मैं एक ही बात पर अपनी बात को यहाँ इस सब्जेक्ट को ख़त्म करना चाहता हूँ। वो ये है, शानदार जगह है, शानदार मुल्क है, शानदार लोग हैं। किसी मजबूरी में थोड़ी हम रहे हैं साथ। इसी गली की खाक से यहीं खाक अपनी मिलाएंगे। इस एटीट्यूड के साथ हम इंडियन थे, इंडियन हैं और इंडियन रहेंगे। और इंडिया के लिए, हमारे देश के लिए जान जाए तो सौभाग्य है। और इसको साबित करने की कोई ज़रूरत नहीं, बहुत सारे नाम मैं ले सकता हूँ, सुना सकता हूँ। नहीं, इसमें नीलना कि सबको पता है सर। हाँ। आप फौज में मुसलमान हैं, भारतीय क्रिकेट टीम में मुसलमान हैं। जी हाँ, तीनों खान, बॉलीवुड के जो कहा जाता है बादशाह खान, तीनों, सलमान, आमिर, शाहरुख। नहीं, मैं सरहदों की बात कर रहा हूँ। इतना ही मैं कह रहा हूँ, हर फील्ड में आप एजुकेशन में देखिए, राष्ट्रपति मुसलमान इस देश के रहे हैं। तो ऐसी कोई जगह नहीं है जहां मुसलमानों के लिए अपॉर्चुनिटी थी और मुसलमान वहां पहुंच सकता था और उसको पहुंचने से रोका गया। मैं बस चाहता हूं कि मुसलमान को ये फील हो, ये बहुसंख्यकवाद कहीं नहीं है सर। बहुसंख्यक तो खड़ा है मुसलमान के साथ, हाँ, सिख के साथ, ईसाई के साथ, तभी मुसलमान इतना सेफ है। इस देश की बहुसंख्यक, ये भी बिल्कुल सही है। मैं बहुत ही खुशी के साथ में, यानी मजबूरी में नहीं कि इफ एंड बट के साथ, यहाँ इफ एंड बट नहीं लगाऊंगा। मैं बहुत जगह लगाया है मैंने, लगाता रहूंगा हमेशा, यहाँ नहीं। इस मुल्क का बहुसंख्यक जो है, अच्छा जुमला आपने मुझे सिखा दिया हिंदी का, इस मुल्क का बहुसंख्यक जो है, यानी आबादी की बहुसंख्यक आबादी जो है इस मुल्क के, वो अजीब है, खूबसूरत है। कैसे सलाम करें उसे, मुझे नहीं मिलता। तो इसमें बिल्कुल ज़रा भी डाउट नहीं है, किसी इफ एंड बट के बगैर। आपकी इस बात को बिल्कुल तस्लीम किया जाना चाहिए, करना ही चाहिए, हर हाल में करना चाहिए, क्योंकि ये अच्छाई है। इससे बड़ी अच्छाई कुछ नहीं हो सकती। इससे बड़ी अच्छाई क्या हो सकती है? जब ये है तो सब कुछ हम लोग निमट लेंगे, सारी चीज़ों से। वक्त से भी निमट लेंगे, वक्त से भी निमट लेंगे, शादियों से भी हैं कि भाई मुसलमान हर बात में पहले विरोध कर दे, वो विरोध या विक्टिम वाला भाव अपने आप चला जाएगा।
लगेगा कि भाई ये सब बराबर हैं और ये मेरे लिए खुद ही खड़े हो जाएंगे यार अगर मेरे साथ कुछ गलत होगा। तो मुसलमान के खड़े अंदर से होते ये भी हैं। विक्टिम कार्ड वाला देखिए चला खड़े जाता है। होते भी हैं, खड़े होते भी होते हैं। भी हैं, बिल्कुल होते हैं। बिल्कुल है। एक तो हलाल सर्टिफिकेशन, क्या इसकी जरूरत है? और इसको लेकर अभी मैंने एक पॉडकास्ट किया था हरिंदर सिक्का देखिए साहब अभी आज ही का किस्सा है, मैं उसकी मिसाल नहीं देनी चाहिए मुझे। वहाँ के मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर ने कल कहा, आज मिनिस्टर ने कहा, परसों चीफ मिनिस्टर ने कहा तिरुपति मंदिर के बारे में। आस्था का सवाल है, आपने तो सब सुना है, उसके लिए मुझे डिटेल में जाने की जरूरत नहीं कि क्या क्या उसमें मिलाए जाने का शुबा तो हो ही गया है ना। पानी है, खाने की चीज़ है, चॉकलेट है। अभी इसी मुल्क की बात कर लें, बाहर की बात नहीं करता मैं कि एक्सपोर्ट की मजबूरी है तो इसलिए दिया जा रहा है। एक जवाब ये भी है मेरे पास, क्योंकि काम वहीं से शुरू हुआ है। लेकिन देश की भी ज़रूरत है। चॉकलेट है, उसके अंदर अल्कोहल मिलाया जाता है, कुछ में मिलाया जाता है, कुछ में नहीं मिलाया जाता। कैसे पता चलेगा? बहुत ही थोड़ी मिकदार में अल्कोहल डाला जाता है। अब जब हलाल हराम की बात करते हैं तो उसका मतलब काटना नहीं है सिर्फ। मेरा बात करना आपके साथ हराम भी हो सकता है, हलाल भी हो सकता है। झूठ बोलूं तो हराम है, सच बोलूं तो हलाल है। अब मेरा खाना, मैं प्योर वेजिटेरियन खाना उम्दा किस्म का घर में बना हुआ खाऊं, हराम हो सकता है। सोर्स क्या है उसके? अगर सोर्स सही है तो वो हलाल है, वरना हराम है। सेब खा लूं तो वो हराम भी हलाल भी हो सकती है। अब आ जाइए उन पर जो चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे समोसा बनाया जा रहा है, आलू का समोसा है, इसमें क्या प्रॉब्लम है भाई? इसकी दुकान पर चेक कर लो, दुकान पर नॉन वेज आया ही नहीं। बीकानेर वाले के यहाँ से ले लीजिए, हल्दीराम के यहाँ से ले लीजिए, और कहीं से ले लीजिए, तो क्या प्रॉब्लम है? लेकिन उसको ये ज़रूर देखना होगा कि ये तेल कहाँ से आया, किस तरह का तेल है, चर्बी तो नहीं मिली हुई है इसके अंदर। पानी है, बोटल्ड वाटर है। ये सवाल सब लोग करते हैं, बोटल्ड वाटर कैसे हलाल होगा? उसको कैसे, जो जानते ही नहीं कि ये सिर्फ ये सवाल नहीं है, बल्कि एक ओवरऑल चीज़ों को देखना है कि अब उसको पानी को साफ किया गया है तो कैसे साफ किया गया है, रिफिल किया गया है तो कैसे किया गया है। अगर आपने फिलिंग का जो सिस्टम डेवलप किया है और पानी जहाँ से लाया जा रहा है, अगर उसके अंदर नापाक चीज़ मिली हुई है, इत्तेफाक से गिरी हुई है कोई चीज़, बड़े बड़े टैंक में कोई नापाक जानवर गिर गया, पता भी नहीं चलता है, आपने उसे वो कर लिया, तो उसका एक सिस्टम बना लिया जाए। बहुत सारी चीज़ों में सिस्टम बने हुए हैं, फसाई वाले हैं, फला हैं, वेजिटेरियन का वो ग्रीन निशान लगता है, तो वो सिस्टम होता है। तो अगर मेरे लिए खाने की चीज़ है, मेरे बच्चे के लिए मैं चॉकलेट ले रहा हूँ, तो मुझे पता तो चलना चाहिए कि इसके अंदर अल्कोहल है कि नहीं है। इसमें क्या प्रॉब्लम है? किसी को क्या प्रॉब्लम है? कैसे फीलिंग हर्ट होगी लोगों की? अब फीलिंग हर्ट होने लगी तो मैं क्या करूँगा? हलाल सर्टिफाइड डाइपर, हलाल सर्टिफाइड बिल्डिंग, ये हाँ, सब हॉस्पिटल। अब आप बताइए, हॉस्पिटल से सारी दुनिया से लोग आ रहे हैं, और ज़्यादातर मुस्लिम वर्ल्ड के लोग हैं, थर्ड वर्ल्ड के जो मुस्लिम मुल्क हैं, अफ्रीकन मुल्क हैं, यमन है, फला है, बड़ी तादाद में इंडिया लोग आते हैं इलाज कराने के लिए। उनके बेचारों के पास अवेलेबिलिटी नहीं है। अफ़गानिस्तान से आते हैं, इवन पाकिस्तान से भी लीवर ट्रांसप्लांट के लिए पाकिस्तान से लोग आते हैं, और बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेशन होता है इंडिया को। मैं रेवेन्यू की बात ही नहीं करता, लेकिन अगर उनको ये इत्मीनान हो जाए कि यहाँ खाना जो मिलेगा इस हॉस्पिटल में, बीमार होने की शक्ल में, बीमार होता है आदमी, हार्ट का उसको ओपन हार्ट सर्जरी करानी है, तो वो तो यही सोचता है ना कि यार पता नहीं बचूंगा नहीं बचूंगा, एक चांस ले रहा होता है। पेशेंट की यही वो होती है, तो वो अपने मालिक की तरफ उसकी वो ज़्यादा होती है, तो उसको और ज़्यादा फ़िक्र होती है। तो अगर किसी को घूमने के लिए उत्तर प्रदेश में या बिहार में या किसी जगह आना है, और वो चाहता है कि उसको ऐसी जगह मिले जहाँ जाकर इत्मीनान से वो खाना खा सके, और उसको ये मालूम हो कि भाई यहाँ ठीक है, ठीक ठाक हलाल चीज़ मिलेगी, पाक चीज़ मिलेगी, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? और फिर उसमें हिंदुओं को क्या प्रॉब्लम है? मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती है। वो जो उन्होंने प्रॉब्लम बताई, उन्होंने ये बताया कि इसकी वजह से जो एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें बहुत सारे हिंदू भी काम कर रहे हैं,
और उनके मान लीजिए सालों से वो वही काम कर रहे हैं और उसमें अब हलाल सर्टिफिकेशन करना है तो ऊपर से लेकर नीचे तक चेन मुसलमानों की ही होनी चाहिए, इसमें एक तो बात उसमें समझिए। कन्वर्जन हो रहा है। एक बात अच्छी तरह समझ लीजिए, ये ज़बरदस्ती की चीज़ तो है नहीं भाई। अगर मेरे पास, मैं जाता हूँ किसी हॉस्पिटल के पास और पूछता हूँ, हॉस्पिटल ये फैसला कर लेता है, हाँ एक ज़रूरत है हॉस्पिटल की कि एक ऐसा हॉस्पिटल हो जो ये डिक्लेयर करे कि मैं हलाल तरीक़ों से अपना काम करता हूँ। एक बात ये हो गई। होटल है तो वो ज़बरदस्ती, तो अगर ज़बरदस्ती हो किसी के साथ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये कहे कि आपको हर हाल में हलाल करना पड़ेगा, तो ये नामुनासिब बात है। लेकिन जो अगर किसी private कर रहा बिजनेस है का, सर, अगर किसी बिजनेस का अपना फैसला है कि मैं कोलगेट बनाऊंगा और मैं ये डिक्लेयर करूंगा कि ये कोलगेट हलाल है क्योंकि मेरे नज़दीक तो नापाक है, फिर यूपी में ये हलाल सर्टिफिकेशन पे एक्शन हुआ हाँ, तो वो कि वहाँ कन्वर्जन की खबरें आ रही। एक्शन इसलिए हुआ कि उनके सामने दूसरी बात नहीं है, उन्होंने दूसरी बात समझने की कोशिश भी नहीं की। अगर वो समझेंगे, मुझे यकीन है योगी जी अगर इस बात को समझेंगे कि क्या प्रॉब्लम है और उसका सलूशन किस तरह निकाला गया है, तो वो बिल्कुल बैंड हटा देंगे, पूरा यकीन है मुझे। आपको योगी जी एंटी मुस्लिम लगते हैं? मैं तो किसी को भी एंटी मुस्लिम नहीं मानता, कभी नहीं मानता, योगी जी ठीक लगते हैं? किसी को भी नहीं मानता। उनका काम कैसा लगता है आपको? उनके बहुत सारे काम, वही मैंने कहा जो मैं प्राइम मिनिस्टर के बारे में कहा है, बहुत से वही काम अपने चीफ मिनिस्टर के बारे में कहूँगा। प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं और जब मकान मिल रहा है तो वो चीफ मिनिस्टर के थ्रू ही मिलता है। अब आप कह रहे हैं कि दिया है बहुत ज़्यादा, हालांकि उसका कोई उन्होंने वो नहीं निकाला है, शायद ये कि उनकी पॉलिसी का हिस्सा है कि हम ये नहीं बताएंगे हमने इतने हिंदुओं को दिया, इतने मुसलमान को दिया, और शायद ये बात अच्छी भी हो सकती है, लेकिन आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं मैं मुझे आपको भेजेंगे, भेजूंगा, तो हाँ। बहुत अच्छी बात है, बहुत कर लिया होगा आपने, तो ये तो अच्छी बात है, आप ज़रूर भेजिएगा। तो एक आखिर में एक छोटी चर्चा करके फिर हम इस पॉडकास्ट को ख़त्म करेंगे। आपने कहा कि एक जगह पर कि मुसलमान जो है ना वो कमज़ोर है और इसलिए उसको कुछ स्पेशल सहूलियतें अगर मिल रही हैं तो बिल्कुल मिलनी चाहिए। मिलनी चाहिए। आज़ादी के 75 साल में सर, नरेंद्र मोदी तो 10 साल है, जिन्होंने 60-65 साल राज किया और जिनको मुसलमानों ने भर भर के वोट दिया, मुसलमान ये कब सोचेगा कि आज भी मैं कमज़ोर क्यों हूँ अगर वो मेरे लिए सच में अच्छा सोचता था और मेरे लिए कुछ अच्छा करता था? हाँ, उन्होंने अच्छा नहीं किया, गलत किया। पिछले 75 सालों में सरकारों ने न्याय नहीं किया, बिल्कुल अन्याय किया। न्याय नहीं किया ये भी छोटा जुमला है, सही जुमला ये है कि अन्याय किया। फिर भी मुसलमान तो वोट उन्हीं को देता है, मोदी को तो नहीं देगा। मोदी लेना नहीं चाहते, कर तो रहे हैं, सब कर रहे हैं। नहीं, कुछ करने से क्या होता है, नहीं वो लेना ही नहीं चाहते, तो यानी मुसलमान अन्याय करने वाले को वोट दे देगा, लेकिन उसके सामने ऑप्शन ही नहीं बचा, छोड़ा है। मोदी तो अभी उन्हीं आए से ये शिकायत है हमको, यही तो शिकायत। आप कह रहे थे ना शिकायत तो कुछ करी नहीं तुमने, तुम तो सब तारीफ मुझे ही लगता कर है रहे हो। मुसलमान को थोड़ा बाबू शोना करने वाले लोग पसंद आते हैं, भले वो अन्याय कर रहे हो। कांग्रेस यही करती है सर, आप खुद कह रहे हैं 60 साल में कांग्रेस का ज्यादा राज रहा, आप कह रहे हैं कि उन्होंने अन्याय किया ऐसा कहना पड़ेगा, और फिर भी कांग्रेस को अगर वोट पड़ रहा है और जो आदमी घर दे रहा है, शौचालय दे रहा है, सब कुछ दे रहा मैं है। तो मुसलमानों की समझदारी इसमें समझता हूँ कि जैसे इस मुल्क का हिंदू सबके साथ है, सब लोग सबके साथ हैं, जहाँ जिसको जो अच्छी लगती है पार्टी, मुसलमान को भी उसके साथ रहना, उसी तरह होना चाहिए। नहीं, मुझे लगता है मुसलमान को ये सीधा सीधा देखना चाहिए कि तुम मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। मुसलमान को स्पेशल ट्रीटमेंट कभी नहीं मिलना चाहिए, ये भी कहूंगा मैं। मुझे लेकिन- एक बात वो कही मैंने, लेकिन लोग स्पेशल ट्रीटमेंट दे के वोट ले लेते हैं, मतलब स्पेशल ट्रीटमेंट कोई भाई देता ही इफ्तारी नहीं। में चले गए, वो इसी में बम बम है। हाँ हाँ हाँ, मेरा बताइए। बच्चा पढ़ नहीं रहा, वो मैं इसको यूं कहता हूं कि टोपी ओढ़ के टोपी उड़ाते हैं। टोपी पहन के टोपी पहनाते हैं। हाँ, हाँ। टोपी पहन के टोपी पहनाते हैं, तो ये तो पर ये मुसलमान को क्यों नहीं समझ में आ रहा है सर? मैं ऐसा- आपको बताऊं, मैं ऐसा आप ऑनेस्टली बता रहा मुसलमान को हूं। एक कोने में मत खड़ा कीजिए। हम्म। मैं तो ये कहता हूं बहुत सी जगहों पे मुसलमानों ने बीजेपी को भी दिया होगा। आप कैसे कह सकते हैं कि मुसलमान ने बिल्कुल नहीं दिया बीजेपी? सर जो रिपोर्ट्स हैं, जो सर्वे रिपोर्ट्स हाँ, वगैरह आती हैं, सर्वे वो ये रिपोर्ट्स। कहती हैं 8%, 9% बस। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? मुसलमान जिम्मेदार है, लेकिन बाद में है, बीजेपी पहले है। बीजेपी को बदलना चाहिए अपनी पॉलिसी को।
सबको साथ लेकर चलने की नियत करनी चाहिए और उसके लिए कुछ एक्शंस लेने होंगे। मतलब आप कह रहे हैं जिस 60 साल कांग्रेस ने अन्याय कर दिया उससे भी खराब है बीजेपी? नहीं, खराबी और अच्छाई की बात नहीं, मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ दोनों को, आप मुझे कंपेयर मत करवाइए। कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं ये ख़राब अच्छा की बात नहीं कर रहा हूँ, प्लीज़ मेरे मुंह में अपने अल्फाज नहीं, बल्कि बात यह है कि जो लेने वाला है, पार्टी इतनी बड़ी पार्टी चला रहे हैं, इतना बड़ा मुल्क चला रहे हैं, हमारा देश चला रहे हैं, उनको बहरहाल लेने के लिए कुछ एफर्ट तो करने पड़ेंगे, वरना लोग बेवकूफ़ बन जाएंगे इसी तरह। सर, दुनिया भर की इस्लामिक कंट्रीज में जो उनका हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो नरेंद्र मोदी को मिल जाता है, अपने यहाँ के मुसलमान का वोट नहीं मिलता है। इतना खराब है मोदी? नहीं, ख़राब नहीं है, ख़राबी की वजह से नहीं, ज़रूरत नहीं है उनको यही ज़रूरत है कि वो नफ़रती लोगों को ये समझाएं कि मैं तो तुम्हारे साथ हूँ, इनकी तो मुझे ज़रूरत ही नहीं। ये समझाया है उन्होंने और यही कायम करके वो लोगों का वोट लेते हैं इसी तरह से। तो ठीक है, मुसलमान के सामने रास्ता नहीं छोड़ा उन्होंने। काश ऐसा रास्ता होता कि मुसलमान उनको सपोर्ट कर सके, मेरे लिए तो बहुत खुशी का दिन होगा वो रास्ता मिल जाए। काश ऐसा सबके हों, सबके लिए हों, सबकी बात हो, सबका फ़ायदा हो, सबकी बात हो, सबकी प्रॉब्लम्स को, इश्यूज़ को देखें। इसमें हमारा मतभेद बना रहेगा। हाँ, क्योंकि मेरी सोच हमेशा यही है कि अगर स्टेट सरकार किसी की भी हो, अगर उसका काम घर देना है और वो हिंदू को भी दे रही है और मुझे भी दे रही है, और अगर मैं मुसलमान हूँ, अगर शौचालय उसको दे रही है और मुझे भी दे रही है और उससे ज़्यादा दे रही है, घरों में इलेक्ट्रिफिकेशन मेरे घर में पहले हो रहा है, बाद में उधर हो रहा है और ज़्यादा हो रहा है, शिक्षा में अगर सब, मैं कंप्लीट लेट मी कंप्लीट, अगर उधर स्कॉलरशिप मिल रही है तो मुझे भी मिल रही है, कैसे हज की व्यवस्था और बेटर हो जाए इसके लिए कोई काम कर रहा है, और दूसरे जितने प्रयास हो सकते हैं वो कर रहा है, तो मुझे लगता है मैं तो सोचूंगा कि यार क्या जो मुझे बताया और सिखाया गया है वो ठीक है। अगर ये आदमी मुझसे नफ़रत करता, अगर ये आदमी मुझे ख़त्म करना चाहता, तो ये सब क्यों दे रहा होता? लेकिन इसी के साथ साथ इंसाफ और बराबरी भी मिलनी चाहिए, वो नहीं हो रहा है, ये शिकायत है, छोटी सी शिकायत है। चलिए, मुझे लगता है मोदी जी को एक बार आपको बुला के मिल ही लेना चाहिए। नहीं, मैं छोटा सा आदमी हूँ, मेरे मिलने नहीं। अरे सर, दुनिया में आप 16वें सबसे इन्फ्लुएंशियल मुसलमान हैं। ये ठीक है। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने उसको इंट्रोडक्शन में उसको शामिल किया है, लेकिन ये चीज़ मैटर नहीं करती है मेरे नज़दीक। आज की तारीख़ में सबसे प्रभावशाली मुसलमानों के बीच में सबसे प्रभावशाली मुसलमान होने से ज़्यादा ज़रूरी मेरे लिए यह है कि मैं अपने मुल्क में, अपनों के बीच में अपने जैसा हूँ और अपने मुझे अपना समझें। ये मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा कीमती है। आप मुझे अपना समझें, इस मुल्क का समाज अपना समझें। और देखिए, मुल्क सिर्फ सरहदों का नाम नहीं है। अगर आप ये समझते हैं, सरहद है, यकीनन सरहद का नाम है देश, लेकिन सिर्फ सरहद का नाम नहीं है, देशवासियों का नाम है देश। ये देश देशवासियों से। इसलिए मैंने बीच में भी कहा कि हमारे लिए हमारे इस देश में बसने वाले लोग बहुत इम्पोर्टेंट हैं। उनकी काबिलियत, उनकी कबूलियत, उनका अपनापन, उनकी मेहमान नवाजी, बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं इस समाज की, और समाज मिल के बना है। उसको हिंदू मुसलमान अलग अलग बांटना भी बड़ा अन्याय है, बढ़ा दिया जा रहा है। इससे बड़ा अन्याय कुछ नहीं हो सकता कि इस मुल्क को हिंदू मुसलमान में बांटा जाए, बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं तो शर्म आती है मुसलमान के बारे में, सिर्फ मुसलमान के बारे में सोचूं और बात करूं तो मेरे लिए डूब मरने की बात है। वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कही थी ये बात, तो मुझे अच्छी लगी वो बात। उन्होंने कही किसी मौके पे कि मैं मुसलमान हिंदू करने लगूं तो मर जाऊं उससे पहले। मेरे लिए भी डूब मरने की बात है, लेकिन मैं दिल से कह रहा हूँ, पॉलिटिकल मजबूरी से नहीं कह रहा हूँ। मुझे वोट नहीं चाहिए, न हिंदू का न मुसलमान का, किसी का वोट नहीं चाहिए।
तो यही है। लेकिन यह है कि हमारे मतभेद बहुत सारी चीज़ों पे बने हुए हैं बहुत सारी चीज़ों पे बने हुए हैं। तो नहीं, अच्छा है कि हमने इतनी चर्चा की, आपने बहुत सारी ऐसी बातें कही जिससे एक बड़े वर्ग को चीज़ों को थोड़ी स्पष्टता से समझने में मदद मिलेगी। और कई बातें मैंने ऐसी कही हैं जो शायद लोगों को लगे कि अगर वो पर्सपेक्टिव समझ में आ रहा है तो वो उसको उस ध्यान से भी देखें। लेकिन मदन जी, आपने बहुत समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका धन्यवाद। मैं आपको बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने मुझे मौका दिया, आप गुफ्तगू करी है। और विचारों का मतभेद ये जीवन की पहचान है। जीवित समाज होगा तो मतभेद ज़रूर होंगे, पर यह देखना है, इस पे फैसला होगा कि समाज जीवित है या मुर्दा हो गया, कि आप उसको एड्रेस कैसे करते हैं। अगर एड्रेस करेंगे भाई बन करके, अपने हो करके, तो वो शानदार है। और अगर दुश्मन बन के करेंगे, अपनी और पराये की नज़र से देखेंगे, तो वो दुर्भाग्यपूर्ण होगा। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।